अक्लमंद इंसान वो है जो काम से पहले अंजाम की फिक्र करता है। पूरे पाकिस्तान में हमारे 200 प्लस वेदर स्टेशन हैं। किसी की जान बचाना ज्यादा बड़ा अमल है किसी भी और बड़े अमल से। इजरायली प्रोडक्ट्स उनको बाइकआउट करने की भी बात हुई है। बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर इकबाल। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा तारुफ करवा दिया है मुदस्सिर इकबाल। और नाज़रीन, सुबह सुबह सबसे अच्छी चीज़ जो ये है वो है कि इंसान जब सुबह उठता है मॉर्निंग में सूरज के साथ और जब सोता है और वो भी सूरज के साथ, तो आपकी सेहत भी बेहतर रहती है, तंदुरुस्ती भी रहती है। और मैंने इसको फ़ील किया है सहरिश, जब से मैं आपके साथ अब दुनिया बोल है कि हिस्सा हुआ हूँ। पहले रूटीन भी गलत थी शायद वो साइंटिफिकली, और अब रूटीन ठीक होने से इंसान को अपनी सेहत के ऊपर खासे असरात नजर आते हैं। अच्छा, आपको पता है जब आप लेट उठते हैं ना तो आप दिन भर सुस्त रहते हैं। जब आप जल्दी उठते हैं तो आप दिन भर मोटिवेटेड भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा, फिर नमाज पढ़ने का मौका भी मिलता है। तो जनाब, एनर्जी जो है वो सूरज के साथ होती है ना, वो खुद सोलर एनर्जी जैसे आ रही है आपके जिस्म में, और जैसे जैसे सूरज ढल रहा है आप सुस्त होते जाते हैं। और रात पे सोने के लिए बनाई है, हम रात देर तक बातें कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, लेट नाइट खाने खा रहे हैं, और फिर देखें सेहत की खराबी की सबसे बड़ी वजह है। तो जनाब, इन्हीं मशवरों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं कोट ऑफ द डे। और कहा यह जाता है कि अक्लमंद इंसान वो है जो काम से पहले अंजाम की फिक्र करता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। वैसे आप ऐसा करते हैं? किस एज में इस पे आपने अमल करना शुरू किया? मैं ये अब बुजुर्गी वाली एज में शुरू किया और कोशिश करते हैं। और मुझे वैसे वो कहा जाता है, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि वो गीली जगह पर पाँव रखते हुए थोड़ा एहतियात करते हैं। हाँ, ज़िंदगी में कभी कभार आप ऐसा कुछ कर भी जाते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप अगले बंदे का अंदाज़ा कर लें कि वो कितने चीज़ें वो रोक सकता है, कितना वो अगला बंदा रिएक्ट कर सकता है। इसलिए पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप कितना करती है पहले यही बताएं। मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पिछले कुछ 5-10 साल से मुझे काफी यानी आप भी बुजुर्गी में जब से आई हैं। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज मेरी भी पहले की आदत थी कि मैं जनाब करने के बाद सोचती थी और फिर पछताती थी कि यार मेरे से क्या हो गया है। खैर अब थोड़ी बहुत अकल आ गई, आई थिंक सो। ये एक फेज होता है, एज जब छोटी होती है तो जाहिर है कि इंसान को एक्सपीरियंस के साथ चीजें समझ आती हैं। जो जरदारी साहब ने कहा, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो वो तजर्बा जब आ जाता है तो इंसान को अकल भी आ जाती है। तो जनाब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात जरदारी साहब ने की बिलावल के हवाले से, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई, लेकिन अब काफ़ी हद तक उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अब जनाब हम बड़ी खबर शामिल करते हैं। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, एक बार फिर कनेक्शन अफगानिस्तान से। हमलावर अफगान शहरी निकला। गैर मुल्की शहरियों के इनखला की डेडलाइन खत्म होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की सूरत हाल क्या है, इस पर आज हम प्रोग्राम में लाजमी तौर पर बात करेंगे। और लाहौर में मेडिकल की तालिबात तहरीन के कत्ल में पेशरफ्त, मुबैना दबाव के बायस अहल खाना सुलह पर मजबूर हुए तो रियासत इंसाफ के लिए खड़ी हो गई। केस में दफ़ा 311 का शामिल करना पुलिस का बेहतरीन इक़दाम है। अब सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। गाजा के मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट हम आवाज़ बन गए। 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के दिन पर रैली निकालने का ऐलान। क्या तैयारियां हैं? फ़नून लतीफ़ा का मारूफ नाम शीमा किरमानी होंगी आज दुनिया बोल है की मेहमान। और कराची के नौजवानों का बड़ा कारनामा, मौसम का हाल बताने के लिए सिस्टम बना लिया। हुकूमती इदारों को किस तरह मदद फराहम कर रहे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बड़ी ज़रखेज़ है मिट्टी पाकिस्तान की जनाब, और टैलेंट की भरमार है कि नौजवानों के हवाले से मुझे इतनी खुशी होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म से डेली उनकी पजीराई करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं।
कुछ ना कुछ अपनी अपनी फील्ड में नौजवान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको भी मिलवाएंगे ऐसे ही नौजवानों से जो कि सारा मेरे काम कर लिए रहे हैं। बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे मौसम का हाल और मौसम का चाल बताने मुझे भी वाले। थी। ये आप रिकॉर्ड करके आई हैं उनके साथ, तो हम देखेंगे आज के प्रोग्राम में कि मौसम का हाल घर बैठे लोग कैसे बता सकते हैं। लेकिन अब कुछ ट्रेंड्स शामिल करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में। सबसे पहले जो बात होगी वो है शेम ऑन पीसीबी। तो शेम ऑन पीसीबी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। नेशनल T20 कप के मैचेस जारी हैं कराची में, और इन्हीं मैचेस के दौरान मामला ये हुआ है कि जो आज़म खान हैं उनके बैट पर फ़लस्तीन का जो परचम था, स्टिकर था, उन्हें पीसीबी की जानिब से 50% मैच का जुर्माना आयद किया गया, जिस पर सार्फिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर खासी तनकीद कर रहे हैं, शदीद खफा नज़र आ रहे हैं। टॉप ट्रेंड में एक सारे फरीद खान की जानिब से पीसीबी से इजाज़त मांगी गई कि अगर वो इजाज़त दे तो आज़म खान की जगह जुर्माने की कर दें। बड़ी अच्छी बात है कि वो मतलब उन्होंने ये कहा है, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये रूल इस तरह लागू किया गया है। और मे बी ज़ाहिर है वो कुछ रूल्स इस तरह के हैं जो कि ऑलरेडी बनाए गए उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, मामला ये रूल्स का सेंसिटिव है। फॉलो करना ज़रूरी होता है। असल में होता यह है कि पीसीबी में सैरिश के लोगों किसी भी किस्म का है, जब तक वो कमेटी अप्रूवल नहीं देती है, चाहे वो आपकी बार आपने देखा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की किट पर पाकिस्तानी परचम है, पहले कभी नहीं हुआ, सिर्फ पीसीबी का एक लोगो होता है। अब की बार यहाँ पर पाकिस्तान का परचम भी था। तो अगर आपके झंडा जो है वो उस पर भी नहीं लगाया जा सकता पीसीबी की इजाज़त के बगैर, तो फिर ये भी नहीं थोड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल, हाँ, हाँ, इजाज़त लेकिन होती पहले मामला होता वही है ना, तो फिर बात ये है ज़रूरी कि था। मुदस्सिर अब ये ऐसा इशू है कि इसके ऊपर ज़ाहिर जज्बात जुड़े हुए हैं फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ को। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। तो खैर ये उनको महंगा पड़ गया है, इस पर पीसीबी पर भी तनकीद हो रही है और ये इस हवाले से बात भी की जा रही है। और ये कैसा प्लेटफॉर्म है एक्स, जिस पर लोग खुल के इजहार भी करते हैं, यहाँ पे मना नहीं किया जाता। तो जनाब एक और ट्रेंड जो कि चल रहा है वो है कौमी क्रिकेटर इमाम उल हक की शादी के जनाब चर्चे हैं, क्या बड़ी लंबी वायरल हो शादी रही है चल रही पिक्चर्स। वाकई कभी हम देखते हैं कि इमाम की तरफ से कुछ ना कुछ आ जाता है, और अभी पता लगा जी उनकी जो अहलियां हैं उनकी तरफ से, अनमोल की तरफ से वलीमे की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जारी की गई है। और ये शूट है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्रिकेट स्टार है इमाम उल हक, उनकी दुल्हनिया ने ये वलीमे का शूट है जो कि किया, और माशाल्लाह बड़े प्यारे दोनों लग रहे हैं, और इमाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। वलीमा स्पेसिफिकली लड़के वालों का फंक्शन होता है, तो इसमें क्रिकेटर्स की ज़्यादा बड़ी तादाद उस तरीके से नज़र आई है। बड़ा ग्रैंड, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये फंक्शन किया, और जिन्होंने ये इवेंट सारा मैनेज किया उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अच्छा लगा। तो जनाब ये तो था हाल अहवाल इमाम उल हक के वलीमे का। जो लोग नहीं जा सके उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको एंजॉय किया है, तो बड़ा ये अच्छा एक तरीका कार भी हो गया है कि जो लोग नहीं जा सकते हैं अपने स्टार्स को जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, लगाव रखते हैं, उनको देखना चाहते हैं इस रूप में कैसे लग रहे दुल्हा बने हुए, तो वो जनाब सोशल मीडिया ने उनको जनाब ये मौका दे दिया कि वो एंजॉय करें, देखें। खैर जहाँ खुशी है वहीं पर गम भी है। लेकिन जो आपने मोहब्बत की बात की है सैरिश, वो वहीं पर हम पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान वो ऐसे इदारा है जहाँ से पाकिस्तानियों के हिफाजत का और उनकी मोहब्बत का रिश्ता जो है पिछले 75 साल से नज़र आ रहा है। बन्नू के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू के इलाके बका खेल में अफगान शहरी ने सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क में एक बार फिर बैरूनी मदाखलत और दहशतगर्दी के वाक़यात में इस वक्त इजाफा हो रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक़ार साहब हमने देखा कि जब ये अफ़गानियों की यहाँ से मुंतकिली का सिलसिला शुरू हुआ जो कि अब भी जारी है, वो तो खैर जो एक टाइम लाइन थी वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी इस हवाले से काम किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? ये दरअंदाजी या फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना, ये तो अभी की बात नहीं, हम इसको पहले से देख रहे हैं। इस मामले को अफगान हुकूमत के साथ जिस तरह उठाया गया और ये वाक़यात का अब भी रोनुमा होना, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें एक तो थोड़ा सा 1 मिनट में दीजिएगा, जो बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। टाइम भी कंसिडर के अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बबल में रह रहे हैं और सब अच्छा है। पिछले 300 साल में 60 जंगें हुई हैं बाय एंड लार्ज अफगानिस्तान में जैसे मुल्का इलाकों में। सो इट मीन्स के एवरी 5 ईयर्स एक वॉर हुई या बैटल हुई है। ये तो हिस्ट्री। ये फिर 2 बड़ी इंटरवेंशन है, पहले रशियंस की थी
उसमें तकरीबन 50 लाख अफगान बहन भाई हमारे आए और हमने दिलों के दरवाजे भी खोले और घर के दरवाजे भी। और उनकी तीसरी जनरेशन अभी पाकिस्तान में पैदा हो रही है। फिर अमेरिकन इंटरवेंशन हुई, हमने नहीं बुलाया, एंड देन वी हैड अनदर 17 एंड हाफ जो ज्यादा इलीगल है। इसमें कुछ ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी जाना था, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फिर उनको अबंडन कर दिया। तो सारा बोझ 2 साल से पाकिस्तान पे है। बाकी आ गया जो अभी आई थिंक आपने देखा होगा, जब भी डिसीजन हुआ कि इनको रिपेट्रिएट किया जाए, अपने घरों को वापस जाएं, और बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने घरों को ही जा रहे हैं। सारा ओनर्स तालिबान गवर्नमेंट पे है कि अगर लोग अपने घरों में आना चाहते हैं तो उनको वेलकम करें। सुना है इकोनॉमी बड़ी ग्रो कर रही है और अफगानी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, तो जाके कंट्रीब्यूट करें। अभी जो है जब इलीगल का ये हाल है कि यहाँ पे टेररिज्म भी हो रहा था, देन यू हैड बेसिकली नार्को ट्रैफिक है। मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा उन पे ब्लेम, बट दे बिकेम अ स्पेस जहाँ पे माफियाज इसको यूटिलाइज करती हैं। अभी अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स पे जिस तरह ये आई थिंक ये 16वां आई थिंक दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में आके फटा, और इसने मतलब बेसिकली इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से अगर इस साल देखें, और इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट है, तो ये आई थिंक एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ हमारे लिए, अफगान लोगों के लिए जो इधर रह रहे हैं, जो वापस जा रहे हैं, जो ट्रांजिट करते हैं। हर महीने 3 लाख अफगान ट्रांजिट करते हैं बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो लीगली आते हैं, जिसमें इलाज के लिए है, एजुकेशन है, बिजनेसेस हैं, जो छुट्टियों पर जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट है, और बेशुमार कनेक्शन है, आपके कल्चर कनेक्शन है। तो उनके लिए भी मुश्किलात है, बिकॉज अगर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे एक बंदा टेररिज्म करता है, इसका मतलब है कि स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, और अभी आपने हर अफगान को सस्पेक्ट बना दिया। तो आई थिंक उस लिहाज से बड़ा क्रिटिकल है कि तालिबान भी इसको रियलाइज करें, और पाकिस्तान के बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है। ये I think ब्रिगेडियर they साहब, forget एक it कि चीज़ अगर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान ने ज़रब आगाज़ किया 2014 में, उसके बाद यहाँ से TTP को ख़त्म किया, उसके बाकायदा स्लीपर सेल्स वहाँ हमें नज़र आए हैं अफ़गानिस्तान में। तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। जी एग्जैक्टली, इसमें अनफॉर्चुनेटली जो इस दफा असेसमेंट थी कि अमेरिकन इन्फ्ला के बाद, बिकॉज आपको याद होगा जब अमेरिकन प्रेजेंस थी तो इसमें बेशुमार एजेंसियां भी खेलती थी, एंड इवन मे बी दे वर डूइंग इट। जी CIA भी है, रिसर्च एनालिसिस को बड़ी स्पेस मिली। तो आपको याद होगा कि जो आई थिंक लास्ट डेकेड था, इट वाज वेरी बैड फॉर पाकिस्तान, स्पेशली 2008 से लेके फिर 2017-18 तक का टाइम, और इसमें डेली धमाके होते थे। तो हमें मतलब असेसमेंट थी कि शायद अमेरिकन इन्फ्ला के बाद साइंसफुल प्रिवेल हुई चीजें खत्म हो जाएंगी, बिकॉज देन दे विल हैव देयर ओन कंट्री और अपनी हुकूमत। तो इसमें जो TTP है, इसकी कनाइवस भी है और ओथ ऑफ एलिजेंस है, यानी आपने बैत दी हुई है जिनके अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह। और अमीर का आपको पता है क्या रोल होता है, या किसी पीर का, ये बुजुर्ग होते हैं कि वो एक दफा हुक्म दे दें, आई डोंट थिंक सो कि उसको डिनाई किया जा सकता है या उसको कोई नेगेट करेगा या उसकी हुक्मदुली करेगा। तो अगर उन्होंने फतवा भी दिया है और नीचे अमल नहीं हो रहा, तो 2 रीजन हैं। एक तो ये है कि नीचे लेवल पे कंट्रोल नहीं, द अदर इज के आपने आंख बंद की हुई है कि ठीक है जी बेसिकली आप करते रहें, बिकॉज दे थिंक कि टेररिज्म का अगर लीवरेज यूज करे पाकिस्तान से कुछ कंसेशन ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन अफगान रिफ्यूजीज का था, उसके बाद ट्रेड पे है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, या स्मगलिंग की इजाजत दी जाए, बिकॉज आपको शायद पता हो कि बेशुमार जो है ग्रेन पे जो सर्वाइवल है अफगानिस्तान को, उसमें 50% पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, गंदम यहाँ पे चावल डाले ना जाए, तो वहाँ पे उस तरह नहीं है। सही। अब मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में क्या भारत का भी आप कोई अमल दखल देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो अभी अफगानियों की मुंतकिली हुई है, क्या इसका कोई नेगेटिव रिस्पांस या इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा कि वो लोग पता नहीं इस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं, कि वो ज़ाहिर है फिर इस सिलसिले को रुकने में ये नहीं आ रहा और इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं? जी आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। और एक और चीज़ आई थिंक जो अवाम को समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने डे टू डे बेसिस पे डील करना है। ये कभी नहीं होगा इवन आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स कि बिल्कुल हर चीज़ सेटल हो जाए। और आप पिछली देख लें, फॉर लास्ट 75 ईयर्स पहले तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, फिर ड्यूरन लाइन का मसला, और बाय एंड लार्ज फिर फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से और ज्यादा इंस्टेबिलिटी रही है। तो आपने ये डे टू डे बेसिस पे घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस विल कीप हैपनिंग बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। अभी आ जाते हैं कि जब ये स्पेस क्रिएट होती है, स्पेशली जब आप एक यहाँ से रिपेट्रिएट कर रहे हैं लाखों लोगों को, तो उसमें एक जगह बनती है जहाँ होस्टल एजेंसियां प्रोपेगेंडा भी करेंगी और खेलेंगी। जब आपका असली दुश्मन है वो डेफिनेटली करेगा, मतलब यू शुड एक्सपेक्टेड कि इसके अंदर उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। फिर पैसे का है और काफी ज्यादा इंडिया ने कोशिश। अच्छा मजे की बात, इतनी मुनाफिकत है भारत की कि अफगान सफारत खाना इस वक्त बंद है दिल्ली में, आपको शायद पता हो 15 दिन पहले दे हैव टू शट इट डाउन बिकॉज ना वो अपना सफीर पोस्ट कर सके हैं अफगान तालिबान जो। और इवन आपको पता हो शायद कि जो क्रिकेट टीम है वो भी अफगान फ्लैग नहीं लगाती है तालिबान वाला, वो अपना पुराना फ्लैग लगाती है। तो वो भी आप कह रहे हैं इनको देश निकाला मिलो, बाहर बाहर से ऑपरेट कर टाइम्स को इंडिया स्पॉन्सर करते, कभी UAE कर रहा होता।
तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली इंडिया जो है नहीं चाहता कि डिप्लोमेटिकली वो एंगेज हो और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी लेट्स से खिंचाई हो या जग हंसाई हो, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज तालिबान गवर्नमेंट को इसने रिकग्नाइज नहीं किया। आई थिंक 3-4 मुल्क टोटल हैं जिनके साथ इनके सफारती ताल्लुकात हैं, मसलन कतर है, सऊदीया के साथ भी इनफॉर्मल है, या चाइना ने एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखी हुई है, और फिर पाकिस्तान है। इनकी आप देखें डिप्लोमेटिक एफर्ट, इनकी रिकग्निशन की, इनकी पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में। तो आई थिंक अगर बड़ा भाई होने के नाते इतना कुछ किया तो वैसे ही जो है छोटे भाई को रियलाइज करना चाहिए। तो ये चीजें आई थिंक होती रहेंगी। ओनली थिंग इसके स्टेट अगर डिसाइड करती है कि अंदर हमने अपना सिस्टम ठीक करना है, आप रिपेट्रिएट करें, और ईरान ने 12 लाख अफगान रिपेट्रिएट किए पिछले 2 साल, वहां पे कोई चू नहीं कर सका, बिकॉज एक सिस्टम है और स्टेट समिति है कि जो उसके इंटरेस्ट में है, और फिर अपने घरों को जा रहे हैं। ये एक आई थिंक लोग कोर्ट में चले गए, मुझे तो अफसोस है, ये फरतुल्ला बाबर वगैरह कोर्ट में ले गए, किस बिना पे आप ले गए? मतलब इनका $4 अरब का आप बिल भर रहे हैं 2 साल का। किसी भी गूगल से आप देखने पर रिफ्यूजी $2000 द लोएस्ट, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 17 लाख आप कैलकुलेट करें, $4.25 अरब साल का लगता है आपका। जब टर्की में सीरियन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं $10,000 पर रिफ्यूजी पे, और जर्मनी में 20,000 है। ये जनरल खर्चा है जो स्टेट करती है, ये मजाक नहीं है। और इतना बोझ आपने उठाया हुआ, इसके अलावा फिर बेशुमार और इश्यूज हैं। तो आई थिंक इस पे एक तो अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा ये कि एक जेन्युइन जो स्टेट का कंसर्न है और जो डिसीजन उसको आई थिंक वी शुड फॉलो इट। सही। अच्छा बिगड़ी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। इस वक्त जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं, उस स्पेस को फिल करते हुए हमें माजी में भी एक नेक्सस नज़र आया, CIA, रॉ और मोसाद का भी, और साथ NDS, ये सारे लोगों का। अब की बार वो क्या सिचुएशन है अमेरिका की उस तरह से मदाखलत और बैठकर इस रीजन को, यानी कि चाइना को जिस तरह वो कंट्रोल करना चाहते हैं, या इस वक्त सिर्फ और सिर्फ TTP अपने हद तक ही मौजूद है? जिसमें एक तो जो अफगानिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, उसका जो रेट ऑफ द स्टेट है ना, वो भी 100% नहीं है, स्पेशली नॉर्थ में। और जो ईस्टर्न 4 इसके सूबे हैं, आप ऊपर से शुरू हो जाएं, कुन्नड़ है, फिर आपका नंगरहार है, पक्तिया जो बॉर्डर करते हैं, यानी आप कह लें चित्राल से लेके डाउन टू ऑलमोस्ट आप कह लें क्वेटा तक, फिर आगे इनका से जो प्रोविंस है कंधार आ जाता है। सो इन 5 सूबों से बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। इनके बॉर्डरिंग रीजन में भी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में नहीं है रेटिंग, यानी बॉर्डर कंट्रोल नहीं है अभी, तो उनकी रिस्ट्रक्चर, एक तो ये रीजन हो सकती है कि इसके अंदर स्पेशली भारत को काफी स्पेस मिल जाती है। दूसरा ये है कि ये खुद जो है आई थिंक तालिबान और कंसिडर के, और तो कुछ नहीं, चलो टेररिज्म का अगर लीवरेज यूज करें तो शायद इसमें ये भी एक है, जिसमें आई थिंक ये भी हुआ कि जब पोस्टों पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान आर्मी और FC ने बताया जी कि ये लोग मूव कर रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, और आप रोके तो बॉर्डर गार्ड नहीं काम। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी एक कनाइवेंस है, लेकिन स्टेट का डिसीजन है, ठीक है। हम इसका आई वुड से कि उसका जो भी कहते हैं एक कॉस्ट भी पे करेंगे। स्टेट ने 20 साल लड़ा है, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे, और एक परसिस्टेंट लड़ाई है, लेकिन आई एम श्योर अगर सारे लीवर इस्तेमाल करें तो मसला ऐसा नहीं कि हल नहीं हो सकता। अच्छा वकार साहब, एक चीज़ और भी है, चूंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और आगे इंशाल्लाह इलेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि दुश्मन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है कि उसकी नज़र में शायद तवज्जो अभी किसी और तरफ है। लेकिन हम देखते थे कि एपिक्स कमेटी के इजलास हुआ करते थे, चीज़ों पर एक तवज्जो गहरी नज़र थी। तो अभी इस सिचुएशन में ये ना होना या इनमें गैप आ जाना, ये कितनी बड़ी वजह है इस तरह की सिचुएशन का? आई थिंक इसमें स्टेट जो है या उसके ऑर्गन या गवर्नमेंट के दे रिमेन फंक्शनल थ्रू, कुछ सोता नहीं है। और ये जो एक मिसनोमर है कि शायद तवज्जो, डेफिनेटली डिसीजन मेकर्स का एक ही ब्रेन होता है, लेट्स से देयर आर पीपल जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, तो उन पे स्ट्रेस जरूरत है, लेकिन फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसियों की अपनी अपनी टास्किंग है। हमारी एजेंसियां मल्टी लेयर में काम करती हैं, और काफी बड़े बड़े आई थिंक उनके स्ट्रक्चर्स हैं, तो जो जिसकी ड्यूटी उस पर लगे हुए हैं, और ये कॉस्ट डेफिनेटली आपको पे करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ टाइम है, रिसोर्सेज है, फिर आपने अपना एक फोकस भी करना है डिसीजन मेकिंग का, और फिर ऑफ कोर्स आपने इम्प्रूव कर, लाइक पुलिस की, KP पुलिस और बलूचिस्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है और इंशाल्लाह करेंगे। तो ये डेफिनेटली इसमें आई वुड से कि फोकस जो है उस पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग उसी तरह चलेगी, और इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे। और ये बड़ी कौमें जो है वो आई थिंक तमाम चैलेंजेस को लेके आगे चलती हैं। आप देख लें कई जगहों पे वॉर हो रही है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन भी कराते हैं, तो बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि इसका इतना इम्पैक्ट आएगा। सही, चलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और चीज़ें मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे वकार साहब। और आगे बढ़ेंगे, और एक और बड़ा मामला अहम नज़र आया है। माजी में भी इस तरह से ही कोस्तान के इलाके में एक वीडियो थी, और वीडियो के बाद
पूरी एक कत्ल की दास्तानें, फिर उसके बाद फिरगे का बैठना और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। अब भी कुछ ऐसा हुआ है कि कोस्तान के इलाके में सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर वायरल होने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को ख़ानदान के अफराद की मुशावरत के बाद कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वालिद को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, इस केस में बताया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला ने नोटिस भी ले लिया है। शम्सुर रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सुर रहमान, बताइएगा ये इस वाक़े से मुताल्लिक और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस ने क्या किया है? जी, ये 24 तारीख को ये वो हुआ है कि कोहिस्तान कोली पालस एक जिला है, वहाँ पे सोशल मीडिया पे एक लड़के ने, जिसका नाम रहमत बताया जा रहा है, उसने एक एडिट शुदा तस्वीर शेयर की। उसके बाद चूंकि इलाकाई रस्म रिवाज के मुताबिक वो लड़की और लड़का बदनाम हो गए, तो फिर घर वालों की मुशावरत के बाद पुलिस ये बता रही है अपनी रिपोर्ट में कि एक लड़की को कत्ल किया गया, जबकि जो लड़का है वो रोहूश था। बाद में वो लड़का पुलिस ने लड़के को ट्रेस कर दिया और उसको लेके महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया है। पुलिस के मुताबिक वायरल तस्वीर में से एक लड़की के कत्ल की खबर उनको मौसूल हुई। गांव है बरशरियाल, वहाँ से लाश मिली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए पटन जो लोर कोहिस्तान का एक अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया। दूसरी लड़की को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस गई वालिदैन के हमरा, और वो लड़की जो है उसको लेके सीनियर सिविल जज की अदालत में उसका बयान रिकॉर्ड कराया गया। लड़की के लड़की ने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाने को तैयार हूँ क्योंकि मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर 30 लाख रुपए जमानत के एवज उस लड़की को जो है वालिदैन के हवाला किया गया। जो मकतूला लड़की है उसके वालिद ने जो मरकजी मुल्जिम अरसलान है वो उसकी निशानदही की और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जो दीगर मुल्जिमान है इसमें उनकी अच्छा शम्स, छोटी सी बात अगर आप जल्दी से मुझे बता दें, यहाँ पर वैसे माहौल क्या है, मतलब सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ सख्ती है लड़कियों पर, लड़कों पर, क्या माहौल क्या है यहाँ पर? एक सेकंड के लिए आपको जरा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2012 में कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के नाम से तकरीबन 10 से 11 अफराद कत्ल हुए हैं। वो भी इसी की कड़ी थी कि एक वीडियो, शादी की तकरीब एक वीडियो सोशल मीडिया पे किसी ने वायरल की और उसके बाद क्योंकि वो इलाके के लोग अपनी बदनामी समझते थे, उन्होंने लड़कियों को कत्ल किया। उस वक्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सोमोटो उस पर नोटिस लिया और उस पर कमीशन बे मुल्जिमान जो है वो पकड़े गए और उनको अदालत ने सजा दी और आज वो रिहा हो गए हैं पेशावर हाई कोर्ट से। तो ये कोहिस्तान में चूंकि दीगर मुआशरों में लड़कियों का दूसरे मर्द के साथ उठना बैठना एक मामूल की बात है, लेकिन कोहिस्तान के कल्चर में लड़की जो है वो किसी गैर मुहारिम के साथ ना तो बैठ सकती है और न तस्वीर बनवा सकती है। तो जब उसकी तस्वीर वायरल हो गई, किसी तीसरे कौम के लड़के ने उसकी तस्वीर वायरल की फेसबुक पे, तो उसके कबीले के लोगों ने कहा कि ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो उन्होंने फैसला किया जी कि ये तो वाजिबुल कत्ल है। और ठीक है शम्सुर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने में तफसीलात से आगाह किया। आपसे मजीद भी इस हवाले से पूछते रहेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या ये माहौल है, कितनी सख्ती के, मतलब सिर्फ एक लड़के के साथ पिक्चर्स वहाँ पर वायरल होने पर गैरत के नाम पर कत्ल ही कर दिया गया। बिल्कुल, और कत्ल जो है वो गैरत भी लोग मर्दों ने अपनी समझ ली है और कत्ल भी वो अपनी ही बच्ची का कर दिया जिसकी सिर्फ तस्वीर किसी और ने वायरल किया। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम बात करेंगे कि इस वक्त 2023 में सिचुएशन अगर पाकिस्तान में ये है तो आगे क्या हो रहा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। इस कोहिस्तान के वाक़े पे नाज़रीन हम बात कर रहे हैं जहाँ पर एक लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी एक तस्वीर किसी लड़के के साथ जो कि वायरल हुई, जिस पर ख़ानदान के साथ मिलकर ये फैसला किया गया कि इसे कत्ल कर देना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए समाजी रहनुमा आलिया सारिन साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या हम पाकिस्तान में अब भी ऐसे वाक़यात देख रहे हैं? 2023 चल रहा है, 5th जनरेशन वॉर की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है? ये पत्थर के दौर की सूरत हाल पाकिस्तान के किसी हिस्से में अब भी मौजूद है? जी बिल्कुल हो रही है। एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, UN तक आवाज जा रही है, सब कुछ हो रहा है।
लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि इस किस्म के केसेस ये बच्चियां अपने उन इलाकों, अगर इनकी ज़िंदगी होती है तो ये हमारे पास निकल कर आती हैं, हमारे NGO में आकर सालिमनी ट्रस्ट में ये रहती हैं, अपना केस भी लड़ रही होती हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही होती हैं। जब ये उस इलाके से निकल आती हैं और महफूज हाथों में होती हैं, फिर तो इनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है कि कोई इनका साथ देने वाला होता है, जिसमें इदारे अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब ये बच्चियां उसी अपने गांव देहात या उन्हीं रिश्तेदारों के बीच और उसी जिरगे के बीच में होती हैं, तो इन्हें वहां से नहीं निकाला जा सकता। वहां पे यही फैसले होते हैं और इतनी जल्दी इनकी अमल दरामद इतनी जल्दी करते हैं कि ये बच्चियां या अगर इनकी माएँ या कोई, हालांकि वहां की औरत सारी मैंने कमजोर ही पाई है, यानी इनकी माएँ भी ऐसी होती हैं कि रोती तो हैं या खामोशी से अगर कहीं मौका लगे किसी का तो बेटियों को निकाल दिया करती हैं, लेकिन होती वो कमजोर हैं। यानी बड़े स्टेप, बड़े फैसला लेना ये उनके अख्तियार में नहीं होता, छुप छुपा के कोई काम करती हैं। लेकिन अगर ना निकाल सकें और जिरगे ने फैसला दे दिया तो जिरगे का फैसला बहुत ही मतलब फौरी अमल दरामद होता है। दूसरी बात यह है कि मेरे पास यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, हर एक इदारा है वहाँ पर अपने CSR एक्टिविटी वगैरह के लिए आते हैं, तो मुझे ये बताते हैं, एक इंतहाई पढ़ा लिखा लड़का मेरे पास आया था तो उसके दोस्तों ने ये बताया कि ये वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये अपने इलाके की बातें बताता है, ये वो वाली जहनियत बताता है, तो उसने बताया कि 40 साल 35 साल के बाद भी कोई इनके यहाँ का कोई लड़का लड़की थे जिन्होंने शादी कर ली, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तान छोड़ने के बाद उनकी अगली नस्ल जवान हो गई और वो जब यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान, इस इलाके के लोगों को पता चला, उन्होंने कत्ल किया, उस माँ बाप को भी किया, उसकी औलाद को भी किया और वापस अपने इलाके में जाके मिठाइयाँ बांटी थी कि हमने अपना बदला 35-40 साल के बाद भी ले लिया। तो आलिया सालिम साहबा, ये अब रियासत की रिट भी ना होने के बराबर है कि ऐसी जगहों पर इसी तरह से मुसलसल ये चल रहा है। अब कोहिस्तान का वो इलाका है, आपको याद है 2012 में वाक़या हुआ, 10-12 लोग मारे गए और वो एक वीडियो का बनना, घर के अंदर फंक्शन, वायरल किसी ने किया। अब भी कुछ ऐसा हुआ है कि तस्वीर जो है वो किसी की है, वायरल कोई कर रहा है, लेकिन सज़ा बैठ के उस लड़की को दे दी है। तो इसमें रियासत भी आप समझती है कि कमज़ोर है, कहीं रिट नहीं नज़र आ रही है ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर? बिल्कुल ऐसे ही है, रियासत सेंसिटिव बहुत सारे मामलात में नजर नहीं आती, खास तौर पे हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में आबादी बहुत है। फिर वो कहते हैं कि औरत की आज भी वो वाली हैसियत नहीं है, यानी उसको एक इंसान की तरह कई जगहों पर ट्रीट नहीं किया जाता। खासकर जो कबायली इलाके हमारे आज भी हैं, वहाँ औरत को बस एक दिल बहलाने की चीज या इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि बस ये इसलिए है, लेकिन उसको कोई हक देना या उसको ये समझना कि ये कुछ सोच सकती है, बेहतर सोच सकती है या जिंदगी का फैसला कर सकती है, इसका हक उसको आज भी हासिल नहीं है। आज भी जो उसके अपने घर के मर्द हैं, उसकी जिंदगी का हर फैसला वही करेंगे, वो फैसला चाहे छोटे से छोटा हो। वहां पर अब फिर वही बात कि मेरे इल्म में वो ज्यादा मुशाहिदे तब आते हैं या तो मेरा जाना हो जाए या वहां के लोग जब निकलकर मेरे पास शेल्टर होम में रहने के लिए आते हैं, तो वहां पर ऐसी ऐसी खवातीन है, वो जो कुरान से शादी वाली रिवायात है, उस तरह की चीजें वो आज भी वहां पर है कि जिंदगी भर उन्होंने कभी अपने घर के बाहर कदम ही नहीं निकाला, या कमरों में अगर महसूर है तो वहीं, और उनको क्या खाना पीना देना है, क्या करना है, ये सब फैसले भी वहाँ के मर्द कर रहे होते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल हैं और हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत किसी तौर भी अपना मुंह छुपा नहीं सकती, उसको हर जगह सामने खड़े होकर हक के लिए और इंसाफ के लिए बात करना चाहिए। पाकिस्तान के शहरी कोहिस्तान का हो या कराची शहर का हो या अंदरूने सिंध का हो या अंदरूने पंजाब का हो, कहीं का भी वो होगा पाकिस्तान का शहरी, और जो कानून बनता है पाकिस्तान में वो पूरे पाकिस्तान के लिए, और जिम्मेदारी जो है वो रियासत पर लागू होती है। बहुत शुक्रिया आलिया सालिम साहबा हमारे साथ मौजूद है। हम तो ये समझ रहे थे सहरिश के 10 साल गुजर गए, उस वाक़े को 11 साल, और उसके बाद हालात बदल गए होंगे। जितनी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया फैला है, जितनी तेज़ी के साथ चीज़ें तरक्की कर रही थी, लेकिन इस वाक़े ने फिर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया कि हम बहुत पीछे हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हुए ये सोच रही हूँ कि अब जो हम पढ़ रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वालिद को लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, काश यही कानून की अमलदारी हमें इस वाक़े से पहले नज़र आ जाती तो शायद ये वाक़या ना होता। बिल्कुल, और अमलदारी के साथ साथ अवेयरनेस का बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर करेक्शन का होना, लोगों उलमाए कराम का वहाँ से होना, मीडिया का जुड़ना, लोगों को समझाया जाना कि ये जो आपने रस्म व रिवाज बनाए हैं क्या ये इस्लाम के मुताबिक हैं, ये इस्लाम के मुनाफी हैं, या आपके इलाकाई रस्म व रिवाज वो ना पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, ना वो शरीयत के मुताबिक है, ना वो कानून के मुताबिक है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी आज एक अहम चीज़ होनी, ये हमारी साथी एंकर
इनका नाम है सहर ज़ुहैब। ये एक ऐसे नौजवान से मिली हैं और हमें मिलवाने जा रही हैं जो मुस्तकबिल के हवाले से मौसम का अहवाल बताते हैं। तो मोहम्मद फैज़ान के पास तो और आपके ये एक सेगमेंट देखते हैं, लेकिन हम पहले तो वो किस्मत का हाल जानते थे, अब मौसम का हाल भी जानेंगे। मौसम का हाल जनाब सहर ज़ुहैब ने फैज़ान से गुफ्तगू की है उनके घर जाकर, उनके उस जगह पर जहाँ पे वो प्रेडिक्शन करते हैं मौसम की। तो आइए देखते हैं। जी नाजरीन, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करवानी है। वो कहते हैं ना कि जब किसी मकसद की ठान ली जाए तो फिर रब की ज़ात भी आपकी मदद करती है और कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेते हो। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने अगर ये कहा जाए कि बचपन से ही अपना काम शुरू कर दिया था और ये ख्याल उनको कैसे आया, ये मेहनत जो कि उनकी इस तरह की रही कि उनको उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला, फ्लड हीरो का इंटरनेशनल अवार्ड मिला। और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या एफ़र्ट्स हैं और ये महकमे मौसमियात से इन शख्सियत का लिंक है। और ये जो हम अक्सर एक गिला सुनते हैं ना लोगों का कि भाई महकमा मौसमियात जब कोई प्रेडिक्शन करता है वो ठीक साबित नहीं होती है, लेकिन इनकी प्रेडिक्शन 85 to 90% ठीक साबित होती है। इनका सिस्टम कितना एडवांस है, ये किस तरह रेन प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, ये सब कुछ आज इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फैज़ान, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपकी प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट होती हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं और उसके बाद आप प्राइवेटली इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो ये कैसे आपको ख्याल आया? ये सब कुछ मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी चूँकि मैं आपकी छत पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा नाज़रीन को आप बता दें। एक तो ये तार मुझे एक नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली ये है हमारे पास एडवांस वेदर स्टेशन, ये ऑनलाइन वेदर स्टेशन है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन, इसके अलावा सोलर रेडिएशन, एयर प्रेशर। तो ये डाटा जो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिकॉर्ड होता है और फिर डाटा ऑटोमेटिकली ये तमाम हमारे पास इंटरनेट सर्विस के ऊपर जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सो बेसिकली ये जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है ये एक तरीके से रेन गेज है। इसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है रेन का, तो फिर वो मेजर करके रीडिंग्स जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ मीडिया को, पीएमडी को। सही, चले जी जनाब, मेरा ख्याल है कि जहाँ पर अभी तो आपने इनकी छत पर मौजूद के 2 सिस्टम्स देख लिए जो कि लगे हुए हैं, एक रेन फोरकास्ट के लिए और एक वेदर फोरकास्ट के लिए, और नीचे चलकर हम इनका जो दूसरा सिस्टम है वो भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपने यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगाया हुआ है, रेन फोरकास्ट का सिस्टम भी है, फिर टेम्परेचर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, फिर ये सिस्टम भी आपके पास है। तो ये कैसे ख्याल आया कि आपको ये सब करना है? बस ये है कि मुझे बचपन से ही मैं डिफरेंट था। जैसे जहाँ पे बचपन में बच्चों को जो है वो खेलने कूदने का शौक़ होता है, तो मुझे बचपन से ही मौसम का शौक़ था कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, हवा क्यों चलती है। तो ये मेरा शौक़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कोई पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सोच रहा क्लाइमेट के हवाले से। मैंने सोचा कि आई शुड बी द वन जो कि इस बारे में सोचता हूँ। मे बी अल्लाह उस टाइम पे ऐसी बात है, वॉज अलोन, मुझे नहीं पता था कि कुछ और लोग भी मेरे साथ मिल जाएंगे आगे जाके। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना वर्क स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तरक्की दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्राइवेटली कोई कंपनीज भी हैं जिन्हें सर्व कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं बताइए? वैसे मैं जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका मैं रेन रिपोर्टर भी हूँ और साथ में वेदर स्टार्टअप है वेदर वाले, तो मैं उनको जो है अपनी वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज और जो हमारी डिप्लॉयमेंट सर्विस हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएगा कि कराची में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप लोगों का सिस्टम लगा हुआ है, फिर अभी जो सिस्टम आपके घर पर मौजूद है ये क्या क्या है, क्या क्या काम करता है? क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि सिर्फ ये छोटी सी स्क्रीन से आप इतना कुछ कैसे जान लेते हैं कि बारिश कब होगी और इस वक्त टेम्परेचर क्या है, क्या रहेगा। थोड़ा ज़रा मुझे समझाएंगे इन सब चीज़ों को देखते हुए? सो बेसिकली कराची के अंदर हमारे जो हैं वो 25 वेदर स्टेशंस हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हमारे 200+ वेदर स्टेशंस हैं। बेसिकली रीज़न वेदर स्टेशन लगाने का ये था, पाकिस्तान में फोरकास्टिंग सही नहीं हो पाती थी। उसकी वजह ये थी कि लैक ऑफ डाटा वेदर पॉइंट्स थे
किसी भी इलाके की वेदर फोरकास्टिंग तब तक सही नहीं हो सकती जब तक हमें उस इलाके का वेदर के बारे में पता ही ना हो कि यहाँ पे हवा कितनी तेज़ चलती है। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताएगा, आपने बताया कि ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपके 200 के करीब ये स्टेशंस मौजूद हैं जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है वेदर फोरकास्ट को लेके। आपकी कितनी बड़ी टीम है, इन 200 स्टेशंस में कितना स्टाफ है, और मतलब फिगर्स क्या आप मुझे देंगे इस हवाले से कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं? करेंटली मेरी जो टीम है उसकी जो टोटल हमारे पास बेसिकली मेंबर्स हैं वो हैं 110 मेंबर्स हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारे मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ के अंदर है, कश्मीर टिल सिंध, हर एरिया के अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि डेडिकेटली अपने एरिया से हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक तरीके से सेम पैशन के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपने मुल्क की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं वो ये एक तो ये सिस्टम जो आपके लैपटॉप में है, ये क्या सिस्टम है? सो बेसिकली हमारे पास ऑनलाइन सर्वर है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे तमाम वेदर स्टेशंस हैं। इससे हमारे पास तमाम डाटा आ रहा है कि ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, और उसके बाद एयर क्वालिटी भी आ रही है कि कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है। आपको पता है भी कुछ दिन पहले कराची में स्मोक नंबर 1 था कराची। एग्जैक्टली, तो हमारे पास ये एयर क्वालिटी का डाटा भी आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अलार्मिंग है जो आप इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। स्पेशली हमारे पास जो फॉल सीज़न है यानी ऑटम सीज़न है, इसमें एयर क्वालिटी में बेसिकली होता ही है कि विंड स्पीड रिड्यूस हो जाती है। हमारे पास वाइल्ड फायर्स होती हैं, आपको पता है कि सारे जो फसल होते हैं उनको जलाया, उनकी जो बाक़ियात को जलाया जाता है। फिर हमारे पास कार वगैरह की जो स्मोक्स होती है, इंडस्ट्रियल स्मोक होती है, वो हवा रुक जाने की वजह से एक्यूमुलेट हो जाती है। तो वो एक्यूमुलेट होती है तो फिर वो स्मोक बन जाती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। आप जो सब ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ख्याल में हैप्पी सीडर्स, आर्टिफिशियल रेन, ये तो खैर एक ऐसे सोल्यूशन हैं जो बड़े कॉस्टली हैं। क्या हल है इसका आपकी नज़र में? हम लोग अपनी जो इन्वायरमेंट है और जितनी हमारे पास जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हम लोग इको फ्रेंडली बना लें लाइक द इंटरनेशनल कंट्रीज़, तो स्मोक काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा फैज़ान, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ये जो आपका सामने ये मुझे नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एक बॉक्स वाइट कलर का, ये क्या चीज़ है? सो बेसिकली ये हमारे पास है एयर क्वालिटी मॉनिटर। तो एयर क्वालिटी मॉनिटर बेसिकली आपको जितनी भी हमारे पास एयर पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं। यहाँ पे सेंसर आपको अगर कैमरे में देख सकते हैं, तो ये सेंसर में जो एयर क्वालिटी है वो डिटेक्ट होती है और फिर इसका डाटा जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया वो शोकेस होती है। अच्छा, अब आपने किस तरह पैसे जमा किए या कहाँ से फंड्स आपके पास आए ये सब बाय करने के लिए? और दूसरा, आपने बताया कि आपका सिस्टम ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू महकमा मौसमियात। एग्जैक्टली। तो क्या वजह है कि उन लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लिया हुआ? एग्जैक्टली। जहाँ पे बात फंडिंग की रही, तो पहले तो हम लोग जो हमारे जैसे कि मेरी टीम है, तो हम लोग पहले जो फंडिंग करते थे वो अपने सेल्फ बेसिस के ऊपर करते थे। उसके बाद फिर जब से हमने वेदर वाले स्टार्टअप ज्वाइन किया तो हमारे डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स हो गए। चले मुदस्सिर, ये वेदर फोरकास्ट जो आप बता रही हैं और आपके साथ फैज़ान थे, तमाम तो चीज़ें समझ आई आपको? पता चल जाए, नहीं उनको समझ आ रही है, वो हमें सिर्फ इतना बता दिया करें कि कब गर्मी है कब अच्छा सर्दी जनाब, है। 18वीं आईनी तरमीम की अब हमने बात करनी है, जिसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो कि पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि मरने के बाद तमाम जिस्मानी आज़ा अतिया करने और कानूनी ट्रांसप्लांट की तारीख रकम हुई है। एबटाबाद की 57 साल खातून रिफ़त सिफ्ताज, जिन्होंने अपनी जान आफरी के सपोर्ट करते करते 3 जिंदगियों के चिराग मुदस्सिर रोशन कर गई हैं। बिल्कुल, इनके जिगर और दोनों गुर्दों से 3 जानें बची हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली खातून है जिन्होंने अपने जिस्म के 3 आज़ा अतिया करके 3 अफराद की जानें बचाई। हम बात करेंगे, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत भी हैं, डॉक्टर भी हैं और उस्ताद भी हैं, क्योंकि इन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स को हेड करते रहे हैं, कॉलेजेस को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में इस किस्म के रिवाज बहुत कम थे कि अपने जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरह डोनेट किया जाए, लेकिन इसके बाद आप ये समझते हैं कि अब कानूनी तौर पर भी, और फिर दूसरा ये है कि लोगों के अंदर भी मोटिवेशन होगी? बहुत शुक्रिया जी मुदस्सिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ लोगों का, और आगे ये तकरीबन तीसरा बड़ी मुमलिकत बनने जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो कैडावेरिक डोनेशंस हैं बहुत कम हैं, बहुत ही रेयर हैं। दुनिया में स्पेन सरफहरिस्त है और बहुत सारे ममालिक में ये जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह लोग अपनी ब्रेन डेड जब हो जाते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं, ऑर्गन फुली काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके वापस रिट्रीवल का टाइम नहीं होता कि वो आए। तो इसलिए उस वक्त अगर आप डोनर रजिस्टर हुए होंगे
तो आपके ऑर्गन हार्वेस्ट करके कि कई जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं, कई बनाइयाँ भी मिल सकती हैं, क्योंकि कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांट हम करते हैं, जी हाँ, पेंक्रियाज का भी, लिवर का, किडनी का, और हार्ट का भी हो सकता है, लंग का भी। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है कि हमारी बहन रिफत जरताज, जिनके भाई एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेटिव्स को ये बता दिया था कि मेरे ऑर्गन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना वक्त होता है? अब बहुत से लोग हैं वो छोटे किसी शहर में रह रहे हैं या घरों में किसी की खुदा खासा डेथ हुई है और वो डोनर हो चुके कि ज़िंदगी भर हम दे देंगे अपनी मौत के बाद, तो वो कितना वक्त दरकार होता है कि उनकी बॉडी को वहाँ ले जाया जाए, फिर वो आप लोग वो प्रोसेस करें? नहीं, ऐसा नहीं होता, बॉडी नहीं जाती, हमारी अच्छा। टीम जाती है। ओके। एक टीम हमारी पहले इसी तरह दुबई भी गई थी और दुबई से भी हम ऑर्गन लेके आए थे, और इस तरह ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। मरीज जो है वो वेंट पे ही रहता है सही। ताकि उसके ऑर्गन खराब नहीं हो, ऑक्सीजन मिलती रहे उनके ऑर्गन को मसनूई तौर पे, और वो जो वेंटिलेटर का खर्चा होता है ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के बाद वो हम उठाएंगे, यानी हूटा उठाएगा, पी हूटा, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, और हम उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स पे करेंगे। हमारी टीम जाएगी, इसमें बहुत एक कीमती किस्म का प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गन की एक केमिकल्स होते हैं और जार्स होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनमें ये ऑर्गन रिसीव किए जाते हैं, और विद इन फ्यू आवर्स या एक दिन में भी ये ला के, चाहे वो बैरून मुल्क से या अंदरून मुल्क से, ये पेवनकारी की जा सकती है। और इन हमारी जो बहन रिफत सरताज, ये क्योंकि रावलपिंडी के हॉस्पिटल में दाखिल थी और वहाँ वेंटिलेट हो रही थी, तो फिर हमने टीम लाहौर से भेजी, लेके आई। हमारा ख्याल था कि हम 2 लोगों में जिगर की पेवनकारी करेंगे, लेकिन दूसरा हमें रेसिपिएंट उस वक्त मिला नहीं, वरना एक जिगर 2 को लग सकता है। और इसी तरह हम पैंक्रियाज का भी करना चाहते थे, लुबलुबे का, लेकिन लुबलुबे का भी उस वक्त हमें रेसिपिएंट नहीं मिला। जब ये चीज़ आम हो जाएगी तो रेसिपिएंट्स भी वेट कर रहे होंगे और डोनर्स उस वक्त ज़्यादा अवेलेबल होंगे। अभी तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेटली रेयर सिचुएशन हुई तो है। डॉक्टर साहब, इस ये जो अभी आपने बताया कि रेयर है और जब ये चीज़ आम हो जाएगी तो फिर ज़्यादा बेहतरी हो सकती है, तो इसको आम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए या हो रहा है? लेकिन सबसे पहले हमें मोटिवेट करना है, जैसे आप कर रहे हैं, लोगों को आगाही देनी है कि पब्लिक, उसके बाद हमें उलमा इकराम को ऑन बोर्ड लेना है कि मिसपरसेप्शन खत्म करें कि रूह नहीं देख सकेगी और ये सब कुछ। मैं खुद एक डोनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तमाम ऑर्गन सबको पता है कि मैंने डोनेट किए हैं और वो ले लिए जाएंगे मेरी मौत के बाद, और जितनी भी ऑर्गन यूज हो सकेंगे वो होने चाहिए, बिकॉज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा रिलीजन ह्यूमैनिटी है और इस्लाम ह्यूमैनिटी का प्रचार करता है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये चीज़ लोगों को समझाने वाली चीज़ है कि किसी की जान बचाना एक ज़्यादा बड़ा अमल है किसी भी और बड़े अमल से। तो इसलिए ये चीज़ जब हम बताएंगे लोगों को और लोग रजिस्टर होंगे एज ए डोनर हमारी वेबसाइट पे जाके पी हूटा की, तो फिर हमारा पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी लाइफ में, हमें ब्लड ग्रुप पता होगा, उनकी सारा पता होगा, तो वो फिर एक हमारा पूरा नेटवर्क है इसी डोनेशंस का जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो उधर से अगर किसी को दुबई में भी चाहिए, किसी हिंदू को भी चाहिए, तो हम किसी हिंदू की भी जाके हम ऑर्गन दे सकेंगे और किसी तरह उधर से ले सकें। बिल्कुल। तो इसका ये एक तरीका है, लेकिन इसमें हमें परसेप्शन क्लियर करने चाहिए बतौर मुसलमान, जो कि उलमा इकराम हमें बहुत अच्छे की तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमें रोल मॉडल्स आप जैसे आके कहें कि जी मैं आज करता हूँ या करती हूँ, मैं ये डोनेट करूंगी अपने ऑर्गन अगर मुझे कुछ हो गया, तो फिर इसी तरह लोग मोटिवेट होते हैं। तो अगर ये कैंपेन चले मीडिया के, डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू से मैं आज ऑन एयर अपने नेशनल मीडिया पे मैं ये आज ये ऐलान ज़रूर करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता भी करता हूँ कि मैं ज़िंदगी जब तक है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि अपने ऑर्गन्स जो है वो इस तरह अतिया करेंगे। अगर किसी की जान बच सकती है तो इंशाल्लाह इसका हिस्सा हम आज से आगाज़ करते हैं अपने से, और इंशाल्लाह इसको बाकायदा हम ये बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पाकिस्तान में डोनर्स क्या बहुत कम होते हैं और ज़रूरत इस वक्त मरीज़ों की ज़्यादा है? फिर दूसरा, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं
जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी ट्रांसप्लांट में मदद मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें? देखें मुदस्सिर, हम कॉर्निया जो है आँख का, ये अनफॉर्चुनेट है कि हम इतना बड़ा मुल्क हो के श्रीलंका से मंगवाते हैं जी, ठीक है। और दूसरा आपको पता ही है कि लिवर के हमारी डिजीज़ इतनी ज़्यादा है, हमारे जो एलिजिबल पेशेंट्स हैं वो कम से कम इस वक्त 10 लाख के करीब हैं जो वेट कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट का, उनका डोनर कोई नहीं है। इसी तरह किडनी के इस वक्त 10 लाख से 15 लाख लोग हैं जिनको किडनी फेलियर है और डायलिसिस कराना पड़ रहा है, और डायलिसिस पे उनकी लाइफ डिपेंड कर रही है, और डायलिसिस भी एक ख़तरनाक चीज़ है। तो और उनको सिर्फ एक गुर्दा चाहिए, ठीक है, उनके कोई रिलेटिव नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू लिव। तो इसलिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइड बहुत ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये अनाउंस किया है, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा आपकी तरफ से, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब। ये बहुत बड़ा एक काम है कि इंसानियत की इस वक्त खिदमत, तो जब आपकी जान जा रही है तो किसी की जान बचाने के लिए बिल्कुल, वाकई ये बड़ा सदका जारिया मौत के बाद भी जाहिर है कि अल्लाह ताला इसका अजर देता है। और जनाब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। आपने देख ही लिया होगा, किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता दूं कि मज़लूम फ़लस्तीनियों को मारने और गज़ा को मलबे का ढेर बना देने के बावजूद सेहूनी वज़ीर आज़म का दिल नहीं भरा और नेतन्याहू ने इस जंग के तवील होने का इशारा दे दिया। अलबत्ता अच्छी खबर ये है कि कतरी वजारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी हो गई है, जो कि कुछ एक हौसला अफजा बात। बिल्कुल, और ये बात भी की जा रही थी, इसमें ख़ास तौर पर कतर का बड़ा हाथ है, फिर उसके बाद USP है, सऊदी अरब है, जो इस वक्त इस जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी लोगों के लिए एकजहती का इजहार किया जा रहा है, एहतजाजी रैलियाँ और तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान में भी कल यानी कि 29 नवंबर को फ़लस्तीन के हवाले से मार्च और तकरीबात का अहतमाम किया गया सिविल सोसाइटी की जानिब से। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं, हुकूक़ निस्वा की मैं तो चैम्पियन हमेशा कहता हूँ, वो हैं, परफॉर्मिंग आर्ट का एक बहुत बड़ा नाम है शीमा किरमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया शीमा आपका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकील जाफ़री साहब, सहाफ़ी भी हैं, थिंकर हैं और आजकल आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शकील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शकील साहब, आपका भी, और शीमा साहब आपका भी, आप दोनों के वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएगा शीमा साहबा, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम ये अक्सर बात करते हैं आपस में भी कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था कि जिससे जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, वो कैसे निकलें, कैसे कहें। क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो देख ही रहे हैं कि वो रैलियाँ भी निकाल रही हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं। आप लोगों का प्लान क्या है, कल क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या सोचा है? कल यही है कि सब सारे जितने भी लोग और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इदारे हैं, उन सबको कांटेक्ट किया गया है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कांटेक्ट किया गया है, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको कांटेक्ट किया गया है कि सब मिल करके करें। मतलब फोकस एक कॉज पे होना चाहिए, और वो है कि हम पैलेस्टाइन की सॉलिडेरिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर परमानेंट होनी चाहिए और फ़ौरन होनी चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन की हो और फिर वो इस तरह तरीके से। और हम ये कह रहे हैं कि निगोशिएशन करके सेटलमेंट करें, इस तरह से ऑक्यूपाई करके दूसरों की ज़मीन, तो जंग तो फिर वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें लेते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जितने भी लोगों को जो कि एक्टिविस्ट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करें एंड लेट्स से कि लेट्स डू अ यूनाइटेड आवाज़, ताकि बड़ी सी बड़ी तादाद में लोग निकलें। वैसे मैं ये भी कहती चलूँ कि जब से ये शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग, हम लोग सब मिल करके कई कर चुके हैं प्रोटेस्ट। कभी हमने 2 तलवार पे किया है, 3 तलवार पे किया है, हमने सी व्यू पे किया है, प्रेस क्लब पे किया है, और बहुत क्रिएटिव किस्म के भी प्रोटेस्ट हुए। हमने परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, हमने गाया भी है, सॉन्ग्स भी किए हैं। अभी उस दिन
दो दिन पहले हमने वो बच्चों के कफन से बना करके उस पर खून डाल करके, ताकि एक इम्पैक्ट बने, और सीव्यू पे उसका बहुत इम्पैक्ट बना था क्योंकि इतवार को हुआ था वो, और बहुत पब्लिक देख रही थी। कम से कम देखिए ये सब चीज़ें करने से ये कि पब्लिक को भी तो अवेयरनेस होती है कि हर आदमी खबरें नहीं सुन रहा होता। बहुत से लोग यहाँ पे आपको हमें पता ही है कि कितनी सोसाइटी में इलिटरेसी है, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं या खबरें देखते हैं या टीवी बैठ के सुनते हैं। तो मगर ज़ाहिर है ज़िंदगी चलती रहती है, सीव्यू जाते हैं इतवार को लोग, तो जब वो फैमिलीज़ को लेके जाते, तो ये चीज़ अब जब हो रही है तो सब देखने पे पूछते हैं कि ये क्या है, और फिर वो एक सेंसिटाइजेशन होता है, एक सोच बनती है कि अच्छा फ़िलिस्तीन में ये हो रहा है। तो उस पे मीडिया पे भी बड़े अच्छी तरह से, सोशल मीडिया पे स्पेशली उसका सोशल रिपोर्ट मीडिया भी पे हुआ, है, लोग वहीं जी। पे खड़े हुए, वो अपने अपने मोबाइल से लगे हुए थे रिकॉर्ड करते हुए। अच्छा शकील साहब, एक चीज़ यहाँ पर कल के प्रोग्राम का मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे देखने वालों का, क्या शेड्यूल है, कितने बजे होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक का मार्च कल का जो प्लान किया गया? मैं पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी बता दूं कि ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। सबसे पहले उबैदुल्ला अलीम साहब का एक शेर कि इंसान हो कहीं का, किसी भी जगह का हो, ये जब उठा ज़मीर की आवाज़ पे उठा। हमने देखा कि दुनिया भर में मज़लूम फ़लस्तीन के लोगों से इजहार यकजहती हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ। कराची में भी शहरियों में वो सेंटिमेंट्स, वो जज्बात पाए जाते हैं जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़, सहूनियत के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा, और फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों के लिए हमदर्दी के जज्बात मौजूद हैं। मुख्तलिफ, जिस तरह शीमा ने बताया कि प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन इनको किसी गैर सियासी प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज करने का जो जहन आया, वो इस बात पे आया कि जी सिविल सोसाइटी के अरकान को इकट्ठा किया जाए, और टोटल एक वो बना ली गई फ़लस्तीन सॉलिडारिटी कमेटी, जो कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जैसे अभी शीमा आपको बता रही थी कि मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों से, सियासी जमातों से, सोशल एक्टिविस्ट से, आपके जो ये ताजिर बरादरी है इनसे, और बहुत सारी इस तरह के जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उन सबको रब्ता किया गया। पर्सनली जाकर लोगों से रब्ते किए गए और लोगों ने यकीन दहानियाँ कराई कि इसमें जो है वो शामिल होंगे। अब मसलन हम कल जो है तारिक रोड की ताजिर बरादरी के पास गए, उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम आपके प्रोग्राम में शरीक होंगे, बल्कि हम अपनी एक रैली जो है तारिक रोड से निकाल के आपके साथ शरीक होंगे। ये जो राउंड अबाउट है, जिसे उर्फ़ आम में अल्लाह वाली चौरंगी कहा जाता है, और अदरवाइज़ ये शारे कायदीन और तारिक रोड का इंटरसेक्शन है, इस जगह पे हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होंगे। हमने शारे कायदीन पे जो है वो म्यूरल्स लगा रहे हैं, एक वॉल पूरी बना रहे हैं जहाँ पे ये सारा का सारा पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तस्वीरों की शक्ल में। वहाँ पे सिविल सोसाइटी के कुछ अरकान हैं जो डेफिनेटली उसको लीड कर रहे होंगे। शीमा उसके अंदर है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं फ़हीम ज़मान खान साहब, उमर फ़ारूक साहब हैं इसके अंदर, नाजिम हाजी साहब हैं इसके अंदर, अजहर जमील साहब हैं इसके अंदर, अख्तर हुसैन एडवोकेट हैं इसके अंदर। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने इसमें अपनी मदद आपके तहत जो है वो डोनेशंस दिए हैं, कुछ लोग जो है इसमें फ़िज़िकली और प्रैक्टिकली जो है वो शामिल हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी इसको ज़ाहिर मुतहर्रिक कर दिया गया है, बैनर्स पूरे शहर में लगा दिए गए हैं, लोगों में झंडे तकसीम करना शुरू हुआ है। इस वक्त लोगों को दिए भी जा रहे हैं और मज़ीद देने का बिल्कुल प्लान है, लगे हुए हैं पूरे शहर में, बड़े बैनर्स लगाए। तो हम आज आपके बोल टीवी के तवस्सुत से एक तो शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया, दूसरा हम अपील कर रहे हैं शहरियों से कि देखिए गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, इसको सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने पहले भी इस तरह का किया, हम वर्ल्ड सोशल फोरम हमने किया, फैज़ साहब की 7 साला तकरीबात के ऊपर हमने लोगों को इकट्ठा किया। जिस वक्त ये ब्लास्फेमी वाले मिसयूज़ हो रहे थे, सलमान तासीर का मर्डर हो रहा था, उस वक्त भी हमने लोगों को, सिविल सोसाइटी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें करती है। तो ये कल का मज़ार कायद तक जाएंगे रैली, इरादा तो यही है, मज़ार कायद तक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं शकील साहब, चूँकि आप माशाल्लाह शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, आपने कुछ लिखा? जी मैंने बिल्कुल इस पे लिखा हुआ है, मुख्तसर नज़्म कहीं पे लिखी हुई है, मैं इस वक्त मुझे याद नहीं हो सही नहीं, वो तो कोई बात नहीं। अब बिल्कुल ये कल फिर हम इंशाल्लाह सुनेंगे, जरूर बिल्कुल याद भी होगा आपके पास में। अच्छा शीमा, ये एक चीज़ हमने वहाँ देखी है, आप बैसियत खातून, फिर हुकूक़ निस्वा में बहुत ज़्यादा बात, वहाँ हमने सबसे ज़्यादा
माओं को शहीद होते भी देखा, खवातीन को, और माओं को अपने बच्चों की लाशें उठाते भी तड़पते बहुत देखा। तकलीफदेह बड़ा मंजर, तकलीफदेह बहुत मंजर था। तकलीफदेह मंजर। तो अब आप क्या कहेंगी कि वो माएँ जो आज कराची में घरों में हैं, आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनका साथ होना बड़ा ज़रूरी है इस अमल में। वो दर्द को जो महसूस कर सकती हैं वो शायद माँ एक वो किसी और को शायद उस तरह महसूस ना हो। दुनिया भर में तो ये हो रहा है। हमने देखा कि कितना बड़ा लंदन में 5 लाख से ज़्यादा, बर्लिन में, कहाँ नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े, अमेरिका तक में, जहाँ जो इनको इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, यूके जो इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, जूश मौजूद है, सब लोग। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना सियासी शऊर है लोगों में। ज़बरदस्ती तो किसी को निकाला नहीं जा सकता, मगर अपील ही की जा सकती है। और मैं समझती हूँ कि अब देखिए ना, जैसे हम औरत मार्च करते हैं तो औरतें आती हैं, तो हमारी पूरी उम्मीद है और कोशिश है कि कल भी औरतें हिस्सा लें इस मार्च में। और औरतें फील कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि जाहिर है, जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं। और वो देखिए, वो एक हमने उस अभी जो प्ले किया था प्रेस क्लब में, तो उसमें हमने रखा भी था एक कुछ बच्चों की तरफ से नज़में थी कि मुझे नज़म याद नहीं, मगर उसका मफ़हूम बता रही हूँ कि बच्चे अपनी टांगें सामने करके कहते हैं, माँ मेरी टांग पे अपना नाम लिख दो, और साथ साथ बाबा का भी और मेरा नाम भी लिखना, ताकि हम जब नहीं रहें तो हम एक ख़ानदान के तौर से पहचाने जाएं। या तो इतनी दिल को लगने वाली ये चीज़ें थी कि क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे, उसकी टांग वहाँ पे, उसका हाथ वहाँ पे, मतलब पता है जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, ये तो यहाँ पे बिल्कुल नजरअंदाज किए गए हैं। ना अस्पतालों पे आप कर सकते हैं, ना खवातीन पे, ना स्कूलों में, स्कूलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अस्पतालों में जहाँ पे पेशेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसी सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जिस तरह के एहतजाज हो रहा है, वहीं हम खबरें जब इस तरह की पढ़ते हैं ना, जाहिर है कुछ एक बैरूनी इंटरनेशनल नेक्सस, एक मफादात भी जुड़े हुए हैं। कई ऐसे अदाकार हैं जिन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया सिर्फ इस बात पे कि आपने फ़लस्तीन की हिमायत क्यों की, ये भी देखने में आया। और लोगों की जॉब्स चली गई हैं। बहुत से लोग जिन्होंने तो प्रोटेस्ट किया कि भाई हम इस चीज़ में हिस्सा नहीं लेना। देखिए, ये भी हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ से इजरायली प्रोडक्ट्स, उनको बायकॉट करने की भी बात हुई है। और लोग कह रहे हैं कि जो उनके सेल्स डाउन हो गए। तो शऊर है लोगों में। और मैं तो पूरा यकीन करती हूँ कि स्ट्रीट पावर बहुत पावर है। आप देखें कि जब वियतनाम वॉर हो रही थी अमेरिका में, तो ये जब लोगों ने सड़कों पे निकल के किया, तो तभी चीज़ें आहिस्ता। और अभी भी मुझे लगता है कि इतने प्रोटेस्ट जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उनकी वजह से फ़र्क ज़रूर आया। बाइडेन भी थोड़ा सा वो हिल रहा है ना, मतलब, और दूसरी जगहों पे तभी तो ये जंगबंदी हुई है। मजीद करना, ये प्रेशर स्ट्रीट पार है कि लोग इस तरह से निकले। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपील करें इस प्लेटफॉर्म से हर शख्स को जो ज़रा भी ज़मीर रखता है, जैसे आपने की बात कही, ज़मीर रखता है, सोचने वाला है, कि आए खड़े हों कि ये बर्बरियत, ये मर्डर, ये जेनोसाइड को ख़त्म करवाना है हमें किसी ना किसी तरह से। बिल्कुल। अच्छा शकील साहब, एक चीज़ ये है कि सबसे हसास लोग होते हैं आप जैसे लोग, जो फ़नकार हैं, जो लिखने वाले हैं, शायर हैं, अदीब हैं इस माशरे का, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है वो कि अपने आर्ट के ज़रिए वो बताएं। जैसे आप लोगों ने थिएटर वहाँ किया, मैंने वीडियोस में देखते हुए, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस वक्त इस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कितनी ज़रूरत है कि फ़िलासफ़र्स की, थिंकर्स की, राइटर्स की, परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों की, वो इस चीज़ को लेकर आगे आए ताकि इसका एक प्रेशर बने। क्योंकि आपके 4 लिखे हुए लफ्ज़, 2 कही हुई बातें बहुत से लोगों से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। देखिए, इस पे तो कोई दूसरी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मज़ीद बात करने से पहले जो शीमा ने अभी कहा कि फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ ये बड़ा एक परसेप्शन बना हुआ है कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ता है।
इस चीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए। आप यकीन करें, अभी हम एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और 4 लोग जो है वो खड़े होकर नारे लगा रहे थे और 4 दिन के बाद जो है उनका इंस्टांस, उनका व्यू पॉइंट जो है वो चेंज होकर थोड़ा सा जो तो ऐसा नहीं है कि तब्दीली नहीं आती। एक एक करके अगर 10 आदमी और 10 आदमी करके 100 आदमी और 100 करके 1000 तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए हम ज़रूर सहाफ़ी भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, फनकार हैं सर, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। और हम ये कहते हैं कि आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि शायर सबसे ज़्यादा हसास होता है या आर्टिस्ट सबसे हर इंसान बड़ा हसास होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने इजहार कर सकते हैं। तो अब जो ये प्लेटफॉर्म हम बनाया है एक गैर सियासी, ये इसीलिए बनाया है कि जो लोग नहीं इजहार कर सकते वो सिर्फ झंडा उठाकर अपना इजहार करें। वो अगर बोल नहीं सकते तो वो नारा लगाकर जो है वो उनसे हमदर्दी का इजहार करे और उनकी प्रेजेंस से जो है वो बहुत बड़ा तादाद से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कराची मैं बार बार कह रहा हूँ 3 करोड़ लोगों का शहर है और जी हाँ बिल्कुल इस पे नज़में भी लिखी जा रही हैं। इस पे बहुत पहले से लिखा गया है। इस पे फैज साहब ने बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी हैं। इस पे आज का शायर, आज का नौजवान जो है वो लिख रहा है, गा रहा है, तस्वीरें बना रहा है। सब इन सब चीज़ों को भी इंशाल्लाह इकट्ठा करके और उसको भी प्रेजेंट करने की ज़रूरत है और शायद इस पे हम काम भी करेंगे। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और भी है वशीमा साहिबा, आप मेरी बात से एग्री करेंगी, मुसलमान जो कौम है वो एक ऐसी कौम है कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा खैरात या फिर सबसे ज़्यादा इमदाद मुसलमान करते हैं। अब आप ये देखिए कि अभी जब गज़ा में ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर जंग थी और पता था कि कोई दाखिली वहाँ पर गेट्स नहीं है कि आप वहाँ पर एंट्री नहीं किसी तरीके से ले सकते। हमारे यहाँ पाकिस्तान ने इतनी इमदाद इकट्ठी की और जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन कभी ना कभी जाहिर है जब रास्ते खुलेंगे जाएगी, ट्रक्स वहाँ पर मौजूद हैं। इस जज्बे को आप किस तरह देखती हैं? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि देखिए सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते। बहुत सारे आप देखें क्यूबा के डॉक्टर्स, क्यूबा के डॉक्टर्स के पाकिस्तान आते हैं जब अर्थक्वेक होता है कोई, तो हर सभी लोगों में ये एहसास है और ये जज्बा है कि और ख़ास तौर से ऐसे मुल्क जो जिनमें इंसानियत है कि दूसरी जगह जा कर के मदद करने की। तो अफसोस की बात ये कि जो भी यहाँ पे कर रहे हैं लोग वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है और अभी नहीं पहुँचने देंगे। तो मतलब हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि नहीं पहुँच रहा या नहीं पहुँचने देंगे, हम इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने बात की कि जहाँ पर इंसानियत के जिनकी गवर्नमेंट्स, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, यूरोप में बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका खुद है, यूके है, कनाडा, वहाँ लोग निकले हैं और जितने बड़े वहाँ प्रोटेस्ट नजर आए हैं। यूके पार्लियामेंट के अंदर शोर किया गया, बिल्कुल पार्लियामेंट कुछ तय कर रही, मगर जो लोग हैं वो हाथों पे खून लगा करके खड़े हो गए। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए जैसे शकील ने कहा कि नज़में भी लिखी गई, सब फिल्में बनी हैं, किताबें हैं, कुछ क्या नहीं है और कब से हो रहा है, क्योंकि पैलेस्टीन का ऑक्यूपेशन तो कितने 70 ईयर्स हुआ है। और इससे पहले हम देखें अगर तारीख को थोड़ा सा कि जो जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने जो किया उसके ऊपर आप गिन नहीं सकते कि कितनी फिल्में, कितनी किताबें, कितनी चीज़ें आई हैं। और फिर लोगों ने को एहसास हुआ कि अरे ये तो मर्डर था। ये तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इस तशद्दुद के ऊपर तो हमारे बच्चे कल को हमको कहेंगे कि आप लोग मुलव्विस थे उस मर्डर में। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हर इंसान निकले, सड़क पे आए, खड़ा हो। साथ देखिए एक कतरे से ही दरिया बनता है। तो हर पाकिस्तानी, हर कराची, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं, हर कराचीआइट से अपील है कि आइए, निकलिए घरों से बाहर, ज्वाइन कीजिए इसको, तभी और फ़र्क पड़ेगा, आपके प्रेजेंस का फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। और आज आप अगर आ रहे हैं, आपने जो बात की बड़ी अच्छी कि कल को हमारी नस्लें कि हम क्यों नहीं थे। बिल्कुल। और अगर आज आप इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, तो उनको मालूम होगा कि कल को होने वाले जुल्म पे हमने ऐसे ही निकलना। उस वक्त ये सोशल मीडिया, टेलीफोन, ये सब नहीं था। उस वक्त तो बाद में लोगों को पता चलता था ना। अब तो हमारी नज़रों के सामने फौरन। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से कहाँ तक आवाज़ हमारी चली जाती है। टाइमिंग क्या रखी, मैं थोड़ा मिस करके। कल 3:30 बजे, कल यानी बुध के रोज़ 3:30 बजे सपहर सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और जाहिर है कि वो स्ट्रेच होके 5 साढ़े 5 तक चला जाएगा। हमने गवर्नमेंट से भी
अपील की है सिंध गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि अगर वो हाफ डे अनाउंस कर दें तो जो मुलाजिमत करते हैं, जो मजदूर हैं, वो भी इसमें प्रोटेस्ट में। दूसरा, कल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो कि इस टीम का हिस्सा है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो इस यकजहती कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ ही की थी। उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी पूरी एक टीम डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की मौजूद है, तैयार है। उन्होंने अप्लाई किया है कि उनको परमिशन दी जाए वहाँ पे जाने के लिए। तो उस एरिया में भी लोग सेंसिटिव हैं, उस एरिया में भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं और वही फीलिंग्स और वही जज्बात रखते हैं। अच्छा शकील साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप भी अपने व्यूज़ बताएंगे। जो भी हम बात कर रहे थे ना कि परसेप्शन है कि मेरे निकलने से क्या होगा, एक परसेप्शन ये भी है कि तो आलमी ताकतों का खेल है, क्या कर लेंगे हम निकलेंगे, बस आवाज़ उठाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं तो उनको बड़ा सीधा सा जवाब दूंगा कि अगर आलमी ताकतों का खेल है, और जो कि एक महाज पे नहीं, 1000 महाज ऐसे हैं जहाँ पे आलमी ताकतें अपने मुख्तलिफ अंदाज में खेलती हैं। वो खेलती किसके साथ हैं? वो हमारे साथ खेलती हैं, वो अवाम के साथ खेलती हैं, वो तीसरी दुनिया के साथ खेलती हैं। कहीं रिसोर्सेज की लड़ाई है तो कहीं आर्म्स को प्रमोट करने का सिलसिला है। उनके सब बिजनेस हैं, कारोबार हैं, उनकी मईशत है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इस सारी बात के बावजूद कि क्या हम उसका हिस्सा नहीं है? ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ हो रही हैं। अगर हमारे खिलाफ हो रही हैं और हम ये समझते हैं कि ये आलमी साजिशें हैं, तो हम क्यों नहीं एक जगह पे इकट्ठे होते, या हम क्यों नहीं लिखते, या हम क्यों नहीं पढ़ते, या क्यों नहीं बोलते? जब तक हम अपने आपके तो चैनल का नाम ही बोल है, और फैज साहब की नज़्म के बोल के लब आज़ाद है तेरे, कितनी खूबसूरत नज़्म है। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम इसी तरह से एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए इकट्ठा होना, बिल्कुल हमें अपना हिस्सा डालना है। और वो कहते हैं ना कि वो कतरा कतरा, जैसे शीमा साहिबा ने कहा कि मिलके ही ये दरिया बनता है। तो कल दोपहर 3 बजे का वक्त है, 3:30 बजे का, तो आप भी निकलिए और अपनी आवाज़ जो है वो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में उठाइए। शीमा साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शकील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दूसरे भी हमें वक्फे की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, वक्फे की जानिब बढ़ते हैं और वक्फे के बाद जो है वो वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा जनाब। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और सर्दियां आ गई हैं, वेलवेट आपको हमारे सेट पे भरपूर नज़र आ रही है। तो जनाब, सर्दियों के मौसम में नए फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, इस वक्त मार्केट में कौन कौन से खूबसूरत मलबूसात मौजूद हैं, इसी पर बात करने के लिए फेमस फैशन डिज़ाइनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीमा रुबाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मुलाकात करके। अच्छा जनाब, मुदस्सिर अपनी बेगम के लिए सीमा से पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पैसे जाते हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा। तो पूछें आप क्या मैं तो सिर्फ सादा ये बात पूछ रहे हैं, ये डिज़ाइनर क्लोथ इतने महंगे क्यों होते हैं? महंगे तो नहीं होते। अच्छा, महंगे नहीं होते, महंगे लग रहे हैं। हमें तो महंगे लग रहे होते हैं। हम तो चाह रहे हो 200-400 500 में कुछ। अल्लाह अकबर, मुदस्सिर इतने में अब सादा कपड़ा भी नहीं आता है ना। अच्छा सीमा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बड़े शानदार कलेक्शन है, देख देख के बंदा डर जाता है ना, और ख़वातीन खुश हो जाती है। ये वो मर्द से आता है नाजरीन जो बेगम के साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, उसे कहते हैं तुम देखो पीछे से टैग चेक करते हैं कितने का है कि इस पर रुक ना जाए। अच्छा सीमा, मुझे बताएगा आजकल कौन से कलर्स इन है, क्या चल रहा है? लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स, काफ्तान, क्या चल रहा है? अच्छा, लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग शर्ट्स और उसके साथ क्यूलोट्स और काफ्तान काफ़ी इन है। काफ्तान एक्चुअली जैसे जो मैंने भी वेयर किया हुआ है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जो मैंने वेयर किया हुआ है ये भी सीमा का ही ड्रेस है। जो मैंने कल वेयर किया हुआ था वो भी सीमा का ड्रेस है और मेरी काफी तारीफ हुई है उसमें ना। तो थैंक यू सो मच, ये क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा, कल बहुत दिन के बाद सहरिश बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कल पहले दिन तारीफ आपकी की तो साथ ही इन्होंने बता दिया कि ये कल आएंगे डिजाइन। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप बताइए लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, तो अब चूंकि मौसम चेंज हो गया है तो इसमें कुछ लोग नहीं वेलवेट पहनते, उन्हें गर्मी बहुत लगती है, तो क्या उसका अल्टरनेट क्या है फिर? कोटाई, कॉटन और भी बहुत से फैब्रिक हैं, आप उस तरफ जा सकते हो। और ये कि वूल, लेकिन विंटर में तो यही सारे फैब्रिक्स वूल हो गया। और अच्छा, अगर जिनको ज़्यादा गर्मी लग रही है वो शिफॉन पहने। अब लॉन तो नहीं पहन सकते। हाँ, अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपकी कलेक्शन में ना मैं बहुत ज़्यादा प्रिंटेड कपड़े नहीं देख रही हूँ। सॉलिड्स, हाँ सॉलिड्स हैं, प्लेन्स हैं, इसकी क्या वजह है? यार एक्चुअली डिसेंट लगते हैं और एलिगेंट लगते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं मैं यूज़ करती। हाँ,
ये अच्छा, है मुझे कि ऐसा वन लगता है कलर कि में। अगर आप ज्यादा प्रिंटेड कपड़े पहनो तो आप थोड़े से मोटे भी लगते हो, हेल्दी लगते हो, ये वजह भी है ना? अच्छा, वो बिल्कुल, प्रिंट के लिए एक मुझे छोटा सी एक बात, वो लतीफ़ा याद आ गया। एक डिज़ाइनर थे तो वो कह रहे थे ख़वातीन के हवाले से कि आप एलिगेंट ज़्यादा लगेंगे जब आप सॉलिड कलर में होंगे। अगर आप प्रिंट पहनेंगे, आपने पूरा डिज़ाइनर एक सूट लेके आया, उसका बी 2 नंबर वो मार्केट से आपकी कामवाली ने भी पहन के आए होंगे, इसलिए बेहतर है कि सॉलिड कलर्स पहना करें ताकि आपको एलिगेंट लगना अच्छा, लेकिन मैंने देखा था कि लास्ट कुछ दिनों में जब अभी वेदर चेंज नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा सिल्क इन हो गई थी, प्रिंटेड सिल्क, कि उसका ट्राउजर शर्ट मतलब सेम ही प्रिंट का, ये बहुत चल रहा था। बिल्कुल कोट सेट्स चल रहे थे, शॉर्ट शर्ट और उसके साथ प्लाजो। लेकिन कराची का वेदर बड़ा डिफरेंट है, इसमें तो वो लॉन्ग शूज और वो जो गर्म कोट है ना, वो हमें नहीं नसीब होता कि हम पहने। लेकिन हम फिर भी वेलवेट तक चले जाते हैं कि वेलवेट पहन लेते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा सीमा, जरा अगर आप मुझे अपना ये जो रैक है इसमें बड़े मजे मजे के कलर्स मौजूद हैं। नाज़रीन जरा पहले तो आप मेरा ड्रेस देखें ना, मैं भी तो थोड़ी शशके दिखाऊं कि ये वेलवेट ब्लू कलर की मैंने पहनी हुई है, सीमा को मैंने छुपा दिया है। तो जनाब ये इन्हीं का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत स्टिचिंग है और ये आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर पे बहुत प्यारा सा एक बो बना हुआ है और उसके साथ इन्होंने ना मिक्स किया है इसमें नेट को, नेट के साथ ये वेलवेट है। और कल भी कुछ इसी तरह का मेरा ड्रेस था, बहुत हसीन लग रहा था। इसमें एक तो आप पतले लगते हैं, सॉलिड कलर हो, वेलवेट हो, स्मार्ट लगते हैं और अगर स्टिचिंग अच्छी हो तो क्या ही बात है। वैसे बाय द वे आपका जो स्टिचर है वो कौन है भाई, बहुत अच्छा है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, एक तो ये मेरा ख्याल है उसके अब पैसे भी बढ़ा दिए जाएंगे जब आपने इतनी तारीफ कर दी है। अच्छा, इसमें आपने जनाब ये साथ में नेट यूज की है, बिल्कुल ठीक है। ये सीक्वेंस फैब्रिक है और ये इसको स्टाइल दिया हुआ है, इसका कट ऐसा है और इसका आप स्लीव देखें, एक लॉन्ग स्लीव है। अच्छा, ये लॉन्ग स्लीव है? जी बिल्कुल, यही तो फिर मॉडर्न लगती हैं स्लीव्स जनाब, जो जरा कुछ हट के होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहूंगी कि सीमा थोड़ा सा आप मुझे खड़े होकर बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ से स्टार्ट कर। ओके। ये ड्रेस ये भी जैसे आपने मैंने वेयर किया है, ठीक है, ये भी नेट है, ये ब्लैक साइड पे और वेलवेट के साथ, और देख लें ना इस पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है ना कुछ, बस इसका कट लाइन बहुत डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैंने ना एक वेलवेट का कलर देखा है, ब्लू कलर ना, वो जो एक ब्लू कलर होता है, पीकॉक ब्लू या मतलब एक पीकॉक ब्लू, वो इतना खूबसूरत कलर वेलवेट का वो लगता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको ऐसा ड्रेस जरूर बनाएं कि जिसमें वो कलर यूज हो, वेलवेट। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत आंखों को लगने वाला कलर, हाँ, लेकिन ये विंटर में आप पहन सकते हो। इस तरफ आ जाती हूँ, विंटर में आप ये वेयर कर सकते हो। अच्छा, ये गाउन है, इसका भी कट पे ही ज़्यादा वर्क है और एक बेल्ट के साथ आप कैरी कर सकते हो इसको। अच्छा, ये भी कलर है जबरदस्त। अच्छा, इसमें बेल्ट आपने यूज किया, इसमें बकल की लगा हुआ है, बो लगी हुई है, बटरफ्लाई बनी हुई है। अच्छा, लेकिन इसके साथ नीचे पहनने के लिए क्या होगा? इसके साथ आप ब्लैक शर्ट है और ट्राउजर भी। अच्छा, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के कलर्स ना कैमरा में बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो हमें लगता है रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे जहाँ कितना ये चुपता हुआ कलर है, लेकिन अगर आप पिक्चर्स इसमें खिंचवाएंगे ना अपनी तो वो बड़ी मजे की आएंगी। अच्छा, और इसके अलावा ये कोट सेट्स हैं। अच्छा, ये कोट सेट्स हैं। अच्छा, ये ट्राउजर्स के साथ है, ट्राउजर और शॉर्ट शर्ट, ये एक्सेसरीज के साथ ऐड की हुई है और ये भी बो स्टाइल में है और इस तरह शॉर्ट शर्ट है और लॉन्ग ट्राउजर। ये आजकल बहुत इन चल रहा है। मैं ये जनाब नाज़रीन आपको दिखा रही हूँ, वेलवेट जनाब भरपूर इन है और सॉलिड कलर्स, प्लेन्स। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह की कीजिए, यहाँ पे सीमा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ड्रेसेस चाहिए, इनका डिज़ाइनर जो सेंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, इनका टेलर स्टिचिंग बहुत बेहतरीन कर रहा है और मैं तो फ़ैन हूँ जनाब। और मैं जो कल मैंने ड्रेस पहना का जो पूरा नाम है, लोग सर्च भी करें तो वो कैसे है? SNS क्लोथिंग। SNS क्लोथिंग। सीमा, जो कल मैंने आपका ड्रेस पहना है उसमें मेरी इतनी तारीफ हुई है, वो मेरा ख्याल है मुझे गिफ्ट कर दें ताकि मेरी तारीफ होती रहे जब मैं उसको पहनूं। वो वाकई बहुत अच्छा था। अच्छा, और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि मुझे वो चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से बताइएगा। ओके, ये जॉर्जेट की शर्ट है, मैक्सी है, नीचे ऊपर नेट है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप वेलवेट भी नीचे आप कोट सेट भी वेयर कर सकते हो या लॉन्ग मैक्सी भी पहन सकते हो, ऊपर ये नेट का गाउन पहन सकते हो। अच्छा, और ये इस गाउन का फिर ये फायदा भी है कि अगर आपने कोई जंप सूट भी पहना हुआ है बिल्कुल तो उस पे भी ये चल जाएगा, भले वो वेलवेट का क्यों ना हो, बिल्कुल अच्छा लगेगा ये इसके साथ भी। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, और इसके अलावा ये सीक्वेंस में
का अच्छा, है। ये आज कपड़ा का गर्म है? सीक्वेंस नहीं इतना वार्म नहीं है। अच्छा, ये कराची के हाँ, वेदर के हिसाब बिल्कुल, से है, हाँ। ठीक लेकिन है। सीक्वेंस और शिफॉन वगैरह बहुत चल रहे हैं अच्छा, आजकल। ये आगे से ये कट भी इसी है। तरह, हाँ, इसके नीचे जबरदस्त। ट्राउजर है और शॉर्ट शर्ट है। सही है, इसके ठीक है नीचे ना? भी जंप सूट चल सकता है और बिल्कुल। ट्राउजर शर्ट भी चल हाँ, सकती है और बड़ा मजे का ये जनाब फैब्रिक है और बड़े long चमकते sleeves। दमकते आप लगेंगे। मैं जरा थोड़ा सा लगा के भी देख लेती हूँ ना ये साथ, बहुत अच्छा लग रहा है जनाब Sparky color। और होपफुली आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। Which one? ये वाला ये वाला ये हाँ, वाला this। ये कलर बहुत प्यारा है, लाइट सा कलर है। ये कौन सा फैब्रिक है? ये शिफॉन में है। अच्छा, हाँ, शिफॉन है। शिफॉन में साथ इसके ये सीक्वेंस फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। अच्छा। बिल्कुल सिंपल था, बट मैंने इसको स्टाइल इस तरह दी है। इसकी कट लाइन ऐसी है कि इधर इस साइड पे इस फैब्रिक को यूज़ किया है और इस साइड पे। ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, और ये- इसका भी लॉन्ग स्लीव है, ये सही। स्टाइल है इसका। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो आपने वेयर किया हुआ है इसके ऊपर ये जो कट दाना का काम हुआ हुआ है, बिल्कुल, हाँ, कट दाना ही कहते हैं ना हाँ, इसको, मैं सही अगर कह रही हूँ, ये भी आपने खुद डिजाइन हाँ, किया है? ये मेरा अपना डिज़ाइन है। जबरदस्त। और ये काम भी आपने खुद करवाया है, बहुत ये मेरी अच्छा न्यू लग रहा है। कलेक्शन है, अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं, वो भी आ रहे अच्छा, हैं, हाँ। जबरदस्त। अच्छा, ये ब्लैक में आप दिखा Yes, रही हैं black जी, ये भी बहुत मजे का लग रहा है। ये जॉर्जेट में है। ये भी, जॉर्जेट में। हाँ। अच्छा, इस इसके तरह full की sleeves जो हैं। स्टिचिंग होती है उसका ये फायदा होता है कि ऐसे देखने में तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दो कलर्स बस नजर आ रहे हैं ना, लेकिन जब ये आप पहनते हैं ना तो ये जो साइड पे आपके एक वाइट कलर का इसमें टेक्स्ट ये नजर आएगा, मतलब ये जो फैब्रिक है तो ये बहुत एलिगेंट लगता है। बिल्कुल, आप देखो प्लेन फैब्रिक है लेकिन इसका कट लाइन ऐसा है कि इस ड्रेस को बहुत एलिगेंट से बना दिया। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद ये ग्रीन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस, ये वाला ग्रीन। अच्छा, इसमें क्या है, ये आपने बड़ा अक्लमंदी के साथ कुछ ये दुपट्टे back के side साथ पे। जी 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 एक्चुअली ये स्लीव है, स्लीव है। हाँ, एक साइड पे ये वाला स्लीव है, एक साइड पे ये। मतलब और मैं इसको ये देख रही हूँ कि पीछे दुपट्टा भी हो गया, बिल्कुल, हाँ, और इसको आगे दुपट्टे स्लीव की भी। तरह भी, जबरदस्त। और- ये होती है हाँ। जनाब डिजाइनर सेंस। ठीक है जी, ये और sleeve- नीचे इसके ये ड्रॉप वाला कट है इसका। अच्छा, ड्रॉप वाला हाँ। कट है और नीचे ट्राउजर है इसके बिल्कुल साथ। ट्राउजर ये है। बहुत अच्छा लगेगा पहन के, क्योंकि मुझे इसको देख के पता चल रहा है। तो जनाब जबरदस्त सीमा, मुझे आपकी कलेक्शन मोस्टली कपड़े बहुत पसंद आए हैं और ये इंशाल्लाह इतने अच्छे पहनेंगे। सीमा आपके कपड़े हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट like, लुकिंग लाइक अ wow. वाव। थैंक यू। अच्छा, वैसे माशाल्लाह ये कल जो मैंने ड्रेस आपका पहना था ना, तो मुझे कमेंट काफी आया था, जस्ट लाइक अ वाओ। तो ये आजकल काफी चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब कुछ कॉस्ट की बात करते हैं। बिल्कुल। ये कॉस्टली है या फिर ये इतने कॉस्टली नहीं है? ये फैब्रिक सस्ता मिल रहा है? वैसे तो अब माशाल्लाह से इतनी फैब्रिक किस्में तो आ सस्ता गई तो हैं। हर एक की जेब के हिसाब से किसी को कॉस्टली लगेगी, नहीं, किसी को नहीं। बेसिकली मर्दों के लिए कॉस्टली हैं, खवातीन के लिए नहीं होंगे। ये बात भी है। नहीं, मैंने देखा है वेलवेट दो तरह की है, हाँ, एक velvet अच्छी है, वाली हाँ, वेलवेट एक है और एक 9000 सस्ती वाली हाँ, वेलवेट है। माइक्रो फैब्रिक है, बट ये कि मैं जो लेती हूँ ना, अच्छा फैब्रिक लेती हूँ, मैं चीप फैब्रिक की तरफ जाती ही नहीं हूँ। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पहचान बता दें अच्छी वाली फैब्रिक की और जो सही फैब्रिक। 9000 माइक्रो फैब्रिक है, वेलवेट जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और 5000 ज़रा उसके quality हाँ है। लो क्वालिटी होती है, प्राइस भी कम होती है। बट ये कि 9000 जो है बहुत सॉफ्ट होती है। अब जो मैंने ये वेयर की हुए 9000 है, आपने भी जो वेयर की हुए 9000। 5000 जो होती है थोड़ी रफ़ होती है और उस पर तरह बुर वगैरह भी काफ़ी आ जाता है। तो इसमें, अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएगा सीमा कि हम ये देखते हैं इंडियन एक रॉ सिल्क फैब्रिक है, वो बड़ा एक मतलब खड़ा खड़ा सा अकड़ा अकड़ा सा कपड़ा होता है, उसका इस्तेमाल मैंने देखा कि वो पहन के बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपका पर्पल ड्रेस वेयर किया था, बिल्कुल, हाँ, उसके यहाँ वो बो बहुत, थी, हाँ। वो इंडियन रॉ सिल्क बिल्कुल थी, इंडियन रॉ ऐसा ही है सिल्क, ना? बिल्कुल सही वो है। बहुत अच्छा लगा था, बहुत उसकी तारीफ बहुत हुई थी। अभी उसकी वरना- पैंट्स की जो शेप आती है ना बेल बॉटम की, तो बहुत खूबसूरत, उसकी ड्रेस की भी और पैंट की भी बहुत अच्छी शेप आती सही। है। अच्छा, अब आपके प्लान्स क्या हैं, जरा मुझे बताएं। अभी तो माशाल्लाह आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, तो क्या सोचा है आगे, क्या करना है, किस तरह लेके चलना है, क्या सोचा है? यार अब एक तो अभी मैं दुबई में आउटलेट मेरी ओपन हुई है, वहाँ पे सारा काम कर रही हूँ, और पाकिस्तान में भी है, कराची में भी है, अब इस्लामाबाद की तरफ है कि वहाँ पे भी करूँ, और बस अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाऊँ। इधर यही फोकस है अभी फ़िलहाल तो। हाँ। अच्छा, वैसे आजकल मुदस्सिर अब चुप बैठे हुए, आजकल जो मैं डिजाइनर्स सिर्फ हैं, ये जैसे उन्होंने दुबई Dresses कहा है, तो देखते मुझे ड्रेसेस को देखते हुए कि इन ड्रेसेस की दुबई में बहुत ज़्यादा बिल्कुल, मांग, और हाँ। इस सीज़न में स्पेशली जी, जी, वो जी। बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ये हमारे बिल्कुल, यहाँ हाँ, उस तरह से long- उतनी ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स के साथ कम पहनने को होता है जिस किस्म के ड्रेसेस है, तो मेरा ख्याल है वहाँ इसका ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल, होगा हाँ, आपको। वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। वहाँ पे पार्टीज़ और गेट टुगेदर्स काफ़ी होती रहती हैं, तो नीड होती है वहाँ हर किसी को, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे वेलवेट की बातें मुसलसल सैरिश कर रही हैं,
कि मर्द वेलवेट नहीं इस्तेमाल करते? मैंने नहीं देखा वैसे कभी। अच्छा, कोट्स में? कोट्स हाँ, में कोट्स, हाँ, कोट्स में होता है, लेकिन कर सकते हैं। जैसे कोट सेट्स हैं, इनमें कोई अच्छा सा ब्लू वेस्ट कलर कोट्स में हो जाती हैं उनकी, यहाँ पर कोट्स होते हैं जो डिज़ाइनर्स जो वेलवेट है हमारे मेल के, उनको भी चाहिए कि वेलवेट बड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो इवन सीक्वेंस के जैकेट्स में सीक्वेंस सीक्वेंस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो डिजाइनर्स कर रहे हैं, और जो अच्छा, पहनना चाहे वो पहन सकते अब हैं। मसला यहाँ पे ये है सीमा के, अब मार्केट में ज़रा मुझे बताएगा सिचुएशन क्या है, अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है, क्योंकि माशाल्लाह अब आपकी जगह तो बन गई है और बहुत कम टाइम में बनी है, ये कैसे मुमकिन हुआ, आपने फोकस किस चीज़ पे किया, और जो नई डिज़ाइनर्स हैं उन्हें क्या मशवरा देंगी आप? यार बेसिकली बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, और बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, बट ये कि आप अपना काम दिखाओ, अच्छा काम करो, अच्छा कट लाइन पे काम करो, तो आप खुद ही अपना जगह बना सकते हो। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपका काम प्रोमिनेंट होना चाहिए, हर किसी को नज़र आना चाहिए कि अच्छा काम हो रहा है, तो वो इसलिए सबको नज़र आएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आजकल तो जनाब मसला ये भी तो है ना कि किसी को ज़रा कोई तारीफ़ कर दे कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो जनाब उनका पेज बन जाता है ऑनलाइन और जनाब आए जी, ऑर्डर्स लेके आए और मैं आपको कपड़े बना के दूंगी। वो डिज़ाइनर्स एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। ख़वातीन में ड्रेसिंग सेंस का होना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। कैरी करना आपको आना चाहिए। हाँ, अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए लेकिन आपको कैरी करना नहीं आ रहे, तो वो आपका वो मज़ा ही नहीं आएगा। वो कुछ टिप्स तो देना आप। हर कोई अच्छी तरह कैरी भी नहीं कर सकता, बट ये जैसे आप डेली पहन रही हो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कैरी करते हो। अच्छा, मुझे ये बताएगा ना कि मतलब अगर आप चाहते हो कि आप जस्ट लाइक अ वाओ देखो, तो आजकल हील्स कैसी पहननी है, हमें कलर्स कौन से अडॉप्ट करने हैं कि भाई ये वाला कलर मुझे चूज करना है अपने लिए मौसम के एतबार से? अच्छा, मौसम के एतबार से तो सॉलिड कलर्स, जैसे आपने ये सारी कलेक्शन देखी है, इसमें डार्क कलर, सॉलिड कलर में ये है कि आप एक तो स्लिम भी लगते हो और फेयर भी लगते हो, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरह के ना करें, आप बेल्ट के साथ कैरी कर लें। जो भी जैसे मैक्सी, आपने एक मैक्सी वेयर की हुई है तो आप उसको बेल्ट लगा लें, बेल्ट के साथ कैरी करें। हील आपने पहननी है तो ब्लॉक हील्स पहने, ताकि आप कंफर्टेबल भी रहें और स्टाइल भी आ जाए आप में। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि आप बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लिया, आइडिया हो गया, क्या पाकिस्तान में उस स्टैंडर्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास टेलर्स, दर्जी वो हैं कि सीमा ने एक आइडिया किया कि ये करना है तो उसको वो वैसे ही स्टिच करे जैसे आप सोच रही हैं? हाँ, मेरा टेलर तो है ऐसा। अच्छा। बिल्कुल, और मैं काफ़ी टाइम से, जब से स्टार्ट किया था उसी के साथ काम कर रही हूँ, अभी तक मैंने स्विच भी नहीं किया, इसलिए कि उसे पता है कि क्या है इनके माइंड में, वो मुझे वैसा ही डिलीवर करता है। लेकिन अक्सर होता है कि गलत कर देते हैं, लकीर चलाते हैं, मक्खी पे मक्खी मारना, मतलब वो सोच नहीं रहे होते कि अच्छा इसको ये करना है, ये आइडिया था, वो उस आइडिया पे नहीं काम कर रहे होते हैं। नहीं, खैर मेरा तो कर लेते हैं, लेकिन अगर मेरा वाला ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करे ना तो वो थोड़ा सा ख़राब भी कर देता है। मैं कहती हूँ नहीं बताया था ना, उसी तक रहो बस। सही। अच्छा, अभी हम कुछ पिक्चर्स भी नाज़रीन को दिखा रहे थे, ये भी पिक्चर्स में जितने भी ड्रेसेस आपने देखे हैं, ये जनाब ये सीमा की ही ये सारी कलेक्शन है जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस, बहुत एलिगेंट मॉडर्न लुक और कलर्स का बेहतरीन चुनाव, उसके अलावा स्टिचिंग बेहतरीन, और मेरा ख्याल है कि आप यकीनी तौर पर जहन बना रहे होंगे कि हमें भी लेने चाहिए कपड़े सीमा से। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है कि अब जो लोग डिज़ाइनर क्लॉथ नहीं ले सकते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो है। तो मौसम सरमा की आमद है, एक तरफ डिज़ाइनर क्लॉथ की हम बात करें, दूसरी जानब लुंडा बाज़ारों की रौनकें बहाल हो गई हैं। गर्म कपड़े, लिहाफ और कंबलों की तलाश में शहरी लुंडा बाज़ार का रुख करने लगे हैं। वहाँ का अहवाल जानती हैं, इस वक्त मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, क्या सिचुएशन है लुंडा बाज़ार में आज कराची में? मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही कराची में गर्म कपड़ों और लिहाफ और कंबलों की मांग में जो है इजाफा नज़र में आ रहा है। इस वक्त हम कराची के लंडा बाज़ार में मौजूद हैं, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। गर्म कपड़े लेने के लिए आए हैं आप, क्या ख़रीदारी करने आए हैं, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ का? एक्चुअली मैं तो ज़्यादातर जो कोट वगैरह है, शर्ट, उसको प्रेफर करता हूँ, और यहाँ मैं इसलिए आता हूँ कि आपको पता है कि आजकल महंगाई कितनी है, और महंगाई की वजह से आवाम का रुख ज़्यादातर इधर होता है। प्राइस रीज़नेबल है, लेकिन अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब इनका भी यही कहना है कि भाई महंगाई इतनी हो गई है तो हम लोग मतलब रेट टू रेट ही देंगे, मतलब ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं है। और जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं, तो बेचारे जो मिडिल क्लास हैं या उससे भी लोअर क्लास हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो एक लिमिटेड बजट होता है। उस लिमिटेड बजट में आपको पता है वो ज़्यादातर मॉल वगैरह की तरफ जाते नहीं हैं, तो उसका रुख हुआ है वो यहाँ ही करते हैं।
और मार्केट वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी है और मतलब सही है, जो मिडिल क्लास है वो उनका जो है गुजारा हो जाता है यहाँ पर। और बाकी रेट्स बताएं गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गर्म कपड़ों के जो रेट्स हैं या कोट्स हैं उनके रेट्स में कितना फ़र्क आया है? रेट में मैडम अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 20 to 30% इंक्रीज़ है। उसकी वजह है कि इनका ये कहना है कि भाई आगे ट्रांसपोर्ट है, फ्यूल है, ये चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो है ना रेट थोड़े से ज़्यादा। कम से कम कितने रुपए की ख़रीदारी की, क्या लिया आज आप? देखिए मैं तो आया था कोट लेने के लिए और कोट तकरीबन मुझे 1500 का कह रहे थे, चले लेकिन वो जी, उन्होंने मुझे आपने 1000 में। मरियम हसन मुलाहिजा की जनाब, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और हमने जनाब पूरी कोशिश की है कि अगर आप डिज़ाइनर वेयर नहीं ख़रीद सकते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, तो चलें आप लाइट हाउस से भी कपड़े ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है हाँ, लोगों के बिल्कुल। पहनने के तन पे। लेकिन डिज़ाइनर क्लॉथ का ये नाज़रीन ज़रूर होता है कि वो आप बिल्कुल अलग से दिखते हैं। वो डिज़ाइनर क्लॉथ फिर कोई और नहीं पहन रहा होता। ये नहीं कि आप निकले हैं एक पार्टी में, आपके सामने भी वो कपड़े हैं, दूसरी ने भी वही पहने हैं। और ख़वातीन की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला ही नाज़रीन ये है कि मेरी तारीफ हो, ये बस। दुख है सबसे बड़ा। हाँ, तो अगर उस दुख किसी को ने आप दूर वैसा कर सकते पहना हैं। हो तो वो पूरा इवेंट खराब हो जाता है। आप वही तो मसला है ना, मसला तो जड़ तो ये है ना कि तारीफ आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल। किसी और ने अगर आपके जैसा ड्रेस पहन लिया है तो ये तो बस फिर वो पूरा मूड खराब हो जाता है, खाना खाने को भी दिल नहीं चाहता। मैं अपनी बात बता रही हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगी सीमा जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, यंग जितनी माशाल्लाह से आजकल तो मैंने बताया ना डिज़ाइनर्स की भरमार है, टिप हाँ। दें, क्या देंगी? डिज़ाइनर्स जो कमिंग डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छा काम करें और ये है कि अपने कट लाइन अच्छी रखें। ये नहीं कि सेम या किसी की कॉपी कर ली, आप कट लाइन पे काम करो, अच्छे अच्छे कट बनाओ, तो इंशाल्लाह आपका काम भी प्रोमिनेंट होगा, आप नज़र भी आओगे। बिल्कुल। अच्छा, पता है इसमें वाकई ये चीज़ है कि कपड़ा भले फैब्रिक को बहुत प्रिंटेड ना हो, बड़ा को एक्सक्लूसिव ना हो, लेकिन अगर एक नॉर्मल सा काले और सफ़ेद रंग का कपड़ा ही है तो अगर उस पर भी आपने स्टिचिंग अच्छी कर ली है तो वो जनाब आपका ऐसे बिकेगा कि खूब बिकेगा, ऑर्डर पे ऑर्डर आएगा। और तो डिज़ाइनर का काम ही और है ये असर, हाँ ये मैं कहने लगा था कि एक आम सी चीज़ को खास बनाना ही बिल्कुल। डिज़ाइनर कमीज का काम शलवार वो तो कोई भी आपका टेलर बना देगा, किसी के पास भी चल जाओ, लेकिन कट लाइन अच्छी हो, वो डिज़ाइनर का पता चले कि डिज़ाइनर ड्रेस तो पता चलेगा ना डिज़ाइनर ही का काम है कि उसको, वरना तो टेलर बना लेता है। बिल्कुल। और मैं ये देख रही हूँ कि वक्त का पता ही नहीं चला और बिल्कुल हमारा जो कपड़ों में प्रोग्राम जैसे है आप खोई हैं तो बस वहाँ। ये एक प्रॉब्लम है। खैर बंदा मार्केट भी जाता है ना जब, तो फिर मॉल्स में, मार्केट में वक्त का पता ही नहीं लगता, इंसान फिरता रहता है और दिल चाहता है कि बस ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। नहीं वो तो आप लोगों का दिल चाहता है, वो तो अच्छा सीमा, वैसे आपसे क्या क्या क्लाइंट्स कभी शिकवा करते हैं कि कॉस्टली कपड़े हैं, कुछ डिस्काउंट करें, या फिर अगर आप लोग कोई ऐसा प्लान रखते हो डिस्काउंट्स का तो वो किस महीने में होता है या कब होता है? नहीं, सेल्स लगती रहती हैं और हाँ क्लाइंट कहते भी हैं कि डिस्काउंट दें। फिर ये होता है कि उन्हें कभी डीसी फ्री कर देते हैं और या 10% डिस्काउंट भी दे देते हैं जो बहुत तंग कर रहे होते हैं। किसी ना किसी तरह मैनेज तो करना पड़ता है। मतलब कि तंग करने के बाद कुछ ना कुछ हासिल तो हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है वो। अच्छा, वैसे क्लाइंट्स आजकल डिमांड क्या करते हैं जब कॉल्स करती हैं लेडीज़ कि भाई हमें कुछ बनवाना है अच्छा आपसे, तो फिर वो क्या डिमांड करती हैं, किस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं? उनको एक तो लॉन्ग ड्रेसेस चाहिए होते हैं, जैसे काफ्तान हो गया, और एलिगेंट ड्रेसेस चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और इस तरह नहीं, जैसे हम बताएं कट लाइन अच्छी हो, बस इस टाइप के चाहिए होते हैं। कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि किसी खातून ने इतना नाक में दम किया कि आपने अपनी असिस्टेंट को या अपने साथ जो भी आपकी टीम है उसको बोल दिया कि इनकी कॉल रिसीव नहीं करनी, ये चीज़ ठीक नहीं थी, इसको ठीक करो? अच्छा, वो ऑल्टरेशन ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल, हाँ। वो हर टेलर जो है ना वो नाज़रीन इस चीज़ से जान छुड़ाता है कि कम से कम ये वापस लेके ना आए, वो तुरपाई करना और उसको खोलना सबसे मुश्किल काम। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ऐसे भी क्लाइंट मिले हैं। तो भी कैसे डील करती है? बस कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उन्हें सेटिस्फाई कर दूँ। हाँ, कभी ये भी हुआ है कि उनसे ड्रेस लेके ऑल्टर करवा के भी दिया है, तो हर तरह के क्लाइंट मिले हैं, हर तरह के। चलें जी, ज़बरदस्त। मुदस्सिर, मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी बातें सीमा से की हैं। सीमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी और रियली नाइस हैविंग यू हियर। और जनाब मुदस्सिर, आपको मैंने ये शर्फ बख्शा कि आप क्लोजिंग की तरफ जाएं। मैं पिछले आधे घंटे से मैं बातें सुन रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि मुसलसल इस किस्म की बातें मर्दों पर किस तरह से गिरां गुजरती हैं, लेकिन ख़वातीन की खुशी शॉपिंग में होती है, इसलिए मर्द भी अपना वॉलेट और अपना कार्ड वो हवाले कर देते हैं और ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया सीमा आपका भी। नाजरीन, आज प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को और सैर ज़ुहैब को इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्कुल के साथ इजाज़त दीजिए कि आज का आपका दिन अच्छा खुश खुर्रम गुजरेगा और अपने इर्द गिर्द में खुशियाँ बांटने की कोशिश करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।